स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएलए अंबाला हैं और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी जी भी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग संदीप जी। तपन सर, तपन जी, हफ्ते में आपसे एक ही बार बात होती है, तो ये जो वॉर को लेकर अपडेट है, पिछले हफ्ते जब आपसे बात हुई थी तो तब वो आखिरी दिन था जब वॉर नहीं था, तो अगले दिन से यानी कि शनिवार से वॉर शुरू हो गया। ये पिछले 7 दिन का पूरा आपने देखा ही है घटनाक्रम किस तरह से हुआ है। कल एक उम्मीद सी बनी, जो उप विदेश मंत्री का एक बयान आ गया स्काई न्यूज़ के हवाले से, थे कि वो कह रहे हैं कि हम अबेंडन करने को तैयार हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। वो बाद में क्लैरिफिकेशन भी आ गया आईआरएनए की ओर से कि ये पिछली जो बातचीत हुई है, जो 3 दौर की बातचीत हुई है, उसमें से कहीं ये बयान निकल के सामने आ गया उनका। तो सर, अब कैसे लिया जाए इस चीज़ को, जो सिचुएशन बन रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कल की तेज़ी जो हो गई लोअर लेवल से, जिनके पास अब तेज़ी की पोजीशन है उनको क्या करना चाहिए? जी संदीप जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये पूरी अननेसेसरी वॉर है ना। इसराइल को ईरान के साथ पंगा है वो तो मानते, लेकिन इसराइल ने एट द एंड यूएस को लाया और अभी पूरी जीसीसी कंट्रीज इसमें आ गए, पूरे मिडल ईस्ट कंट्रीज आ गए और 10 से 12 कंट्री इन्वॉल्व हो गए अब। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ईरान इज नॉट गोइंग टू बैक आउट। वो तो हमें दिख ही रहा है जिस तरह से फाइट दे रहे हैं। तो लंबी वॉर चलेगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। वो अगर जैसे आपने भी बताया कि आज सुबह पूरी मिडल ईस्ट की कंट्रीज मिलने वाले हैं और नो दे आर गोइंग टू हैव अ नो बातचीत होगी कि अननेसेसरी उनको धकेला जा रहा है। और मैं देखो, मैं 10 साल दुबई रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह की वहाँ इकोनॉमी। उनको ये सबसे कोई लेना नहीं है, उनको शांति से अपना काम करना है, पैसे भी बनाने हैं और आगे बढ़ना है। लेकिन ये कहते हैं ना कि ये जस्ट कुछ लोगों की ईगो की वजह से, खास करके नेतन्याहू को पंगा लेना था, उसके वजह उन्होंने ट्रम्प को कन्विंस किया और ये स्टार्ट हुआ। अभी देखो, सिचुएशन ये है कि ये कितना ड्रैग करेगा हमें पता नहीं है। जो इनको सोचा था कि 2 दिन में वॉर खत्म होगी वो हुआ नहीं। फर्स्ट लाइन ऑफ पूरी लीडरशिप उड़ा दी। लेकिन अभी डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से लग रहा है कि ये काफ़ी लंबा चलेगा। अराउंड 80,000 तो ड्रोन्स है और 3-4 हज़ार मिसाइल है। तो दिख रहा है कि जिस तरह से पहले भी जो जियोपॉलिटिकल वॉर्स हुए थे, ये भी लंबा खींचेगा। अभी अभी देखिए, ये न्यूज़ जैसे कल आई वैसे न्यूज़ आती रहेगी बीच बीच में, और अफवाह ज़्यादा होती है क्योंकि ईरान इज़ नॉट गोइंग टू बैकआउट। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके सुप्रीम लीडर को 5 दिन पहले मार दिया, पूरी टीम को मार दिया और आप सरेंडर करें। तो वो उनके यानी वो काफ़ी सालों से, आई थिंक 2 डिकेड से ये वॉर की तैयारी करे। तो उनको पता था कभी ना कभी अटैक होगा और उन्होंने सब तैयारी करके रखे। तो लंबा खींचेंगे और पेन दे रहे, सभी कंट्रीज को पेन दे रहे। हम अब इंडिया चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है और उनका बस वो ये जितना पेन दे सको दो। तो वो लोग ही प्रेशराइज करेंगे ट्रम्प को और इसराइल को कि बंद करो। अभी देखना, अब मिडल ईस्ट चालू हो गया है, प्रेशर देना चालू करेंगे वो, क्योंकि उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है वहाँ यूएस में। वो थोड़ा थोड़ा बैकआउट करेंगे वो। तो काफ़ी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं और ऐसे में लग नहीं रहा है कि सडनली कुछ होंगे। और जैसे आपने बोला वीकेंड आ रहा है, वीकेंड बहुत डेंजर होता है। वीकेंड में कुछ ना कुछ होता है तो हमें देखना पड़ेगा वीकेंड में क्या। कुछ ना कुछ नहीं सर, बहुत कुछ होता है बहुत कुछ होता है। तो ये क्या बोलूं मैं, अभी हमें वी हैव टू वेट फॉर द सिचुएशन। अभी चलो, आज ये जो एक यूएस से बात आई, और ऐसे भी देखो यूएस ना बोलता तो भी हम रशिया से ऑयल लेने वाले थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वी हैव नो ऑप्शन ऐसा। वो तो यूएस, देखो यूएस का भी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर अगर चाइना और इंडिया को ऑयल नहीं मिलता है तो आपके ऑयल के भाव बहुत बढ़ जाएंगे, जो वो नहीं चाहता है। उसका मिड टर्म पर इलेक्शन आ रहा है, करेक्ट। वो चाहता है इंटरेस्ट रेट कट हो, तो इन्फ्लेशन बढ़ाने की तो बात वो करेगा ही नहीं। तो वो इसलिए ऐसे घुमा फिरा के बोले, नहीं तो वो ऑयल बढ़ेगा। तो ऑयल का मुझे नहीं लग रहा इशू होगा, कहीं ना कहीं से सेटल हो जाएगा। कल मैंने सुना था, आप बता देना वो अफवाह है कि नहीं, कि ईरान ने अलाउ किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन वेसल जाने के लिए। वो कितना सही है पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑयल अपने लिए तो सेटल हो जाएगा, लेकिन ऑयल ग्लोबल प्राइसेस इंपैक्ट रहेंगे। तो सर लंबा चलेगा और वीकेंड है तो कुछ बोल नहीं सकते, पेन तो रहेगा अभी। तो कैसे? लेकिन सर मैं तो एक चीज मानता हूं कि ये पेन में जो भी मिले, अच्छा लेवल पे एटलीस्ट एसआईपी लेवल पे इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा मौका है, कभी ना कभी तो ये बंद होगा ना, तो तब अच्छा मिलेगा अपने को रिटर्न ओवर द टाइम। ठीक है, अच्छे शेयरों पर अच्छे लेवल पर जहां जहां मिल रहा है मौका, एसआईपी के जरिए धीरे धीरे उन स्टॉक्स में आप निवेश कीजिए। वेले मैम, बहुत स्वागत है आपका भी, गुड मॉर्निंग। अब जिनकी पोजीशन है, जिन्होंने कल ये न्यूज़ देखकर तेज़ी की पोजीशन बना ली, या जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, अब वो क्या करें? क्योंकि ऐसा लग रहा था
कि कल ये जो बयान आया उसके बाद शायद सीज फायर की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो अपडेट आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है। दिन के दौरान कुछ ऐसा खबर आ जाए तो अलग बात है। फिलहाल के लिए ये लग रहा है कि जो कल की खबर थी वो केवल एक पुरानी खबर थी और बाजार एक मौका ढूंढ रहा था शॉर्ट कवरिंग के लिए, जो शॉर्ट कवरिंग हुई भी। अब शॉर्ट कवरिंग हुई वो ठीक है, अगर किसी की तेजी की पोजीशन फंसी हुई है वो क्या करे? तेजी की गुड मॉर्निंग संदीप जी एंड सभी व्यूअर्स को एंड तपन जी को भी। देखिए, तेजी की पोजीशन अगर आपने बनाई है, सवाल ये होना चाहिए कि आपने किस में बनाई है। अगर डेरिवेटिव्स में बनाई है तो सिर्फ जो एक दिन की ग्रीन कैंडल को जिसको देखकर आपने पोजीशंस बनाई है उसी को ट्रैक करते करते आगे चलिए और यही रूल आगे भी फॉलो करिएगा कि जितने दिन भी आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है, अगर एक दिन भी वो जो भी कैंडल कल की क्लोजिंग की बात करेंगे, अगर वो ब्रीच हो जाती है, जब तक वो दिन का लो बचा हुआ है आप अपनी पोजीशंस को कैरी करिए, चाहे आपने किसी भी स्टॉक में वो पोजीशन बनाई हो। अगर आप डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं या फिर इंडेक्स की भी बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सा रूल फॉलो करने की जरूरत है, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज ये कि अगर आपने तेजी की पोजीशन इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट को मद्देनजर, मतलब आज से आपका 6 महीने 1.5 साल का नजरिया भी है, उस हिसाब से आपने अपने लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं, सो यू आर वेरी स्मार्ट। आपने अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि आप डिप में एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हो और आप इस तरह से अपने, मतलब यू विल बी बीटिंग दोस पीपल्स रिटर्न जो कि ब्रेकअप, अब नहीं मैं ये नहीं बोलूंगी, बट आप एक बेटर रिटर्न्स में रह सकते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कि गिरावट में खरीदने के लिए बहुत ही एक कलेजा चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपने वो किया है यस, क्योंकि डर लगता है। देखिए, अब वो तभी कर सकते हैं जब आपको उस कंपनी के बारे में पूरा भरोसा हो कि हाँ, ये दलदल में अगर कुछ फंसा है और ये उसमें से एक कंपनी होगी जो हाथ अगर ऊपर निकाल करके, यानी बाहर निकलने में जिनमें दम होगा, ये वो कंपनीज बनेगी। तो अगर आपका कंपनीज का सिलेक्शन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगेन 6 महीने से 1.5 साल का नजर है, इट्स अ वेरी गुड टाइम जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के लिए हम बता ही चुके हैं, बहुत सिंपल रूल फॉलो करो। जब आपने तेजी की पोजीशन बनाई है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो जो जिस दिन की आपने तेजी को कंसीडर किया, बस उसी के लो को कंसीडर करते करते आगे चलिए और जिस दिन वो टूट जाए जस्ट क्लोज द पोजीशन। मतलब कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। ओके, तो कल के लो की जहाँ तक बात है तो कल हमने इंटरडे में जो लो छुआ था वो 24,529 का था, तो 24,530 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें फिर, या 24,500 के आसपास? 24,500 क्लोजिंग बेस्ड, थोड़ा सा 10 पॉइंट 20 पॉइंट वैसे भी हिट हो ही जाते हैं वो, मतलब वो एक होता है ना कि लास्ट में भी कुछ लोग जो थोड़े से बचाकर स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, वो 50-60 पॉइंट तक जाता है एक्चुअली। तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करें कि आपका एक्चुअली आपका व्यू कितने दिन का है। ट्रेड वाला बहुत क्लियर है कि कल के लो के 50-60 पॉइंट, टू बी स्पेसिफिक 24,450 पे अपना स्टॉप लॉस रखो एंड होल्ड योर पोजीशन। और ऊपर की तरफ आपके पास में भी थोड़े से लेवल्स हैं जो दिख जाएंगे, और आज शायद गैप डाउन ही होगा या फिर थोड़ा बहुत फ्लैटिश ओपनिंग मिलेगी ऊपर के लिए। अगर आज के दिन फिर से इंट्राडे का जो कल का हाई था, मतलब हाई की अगर बात करेंगे तो लगभग वो 800 गया था, तो अगर वो वापस 24,850 के ऊपर की कल गया था एक बार प्राइस, तो अगर आज भी वो इंट्राडे हाई निकलता है देन आप आराम से 25,000 और 25,120-30 की इस टारगेट को चेज कर सकते हैं। बट बी वेरी कॉशियस, जैसे ही आप, अगर आपका इंट्राडे लो टूट रहा है कल वाला, तो पोजीशन छोड़ भी दीजिएगा। और जैसे ही आज फिर से अगर आपको क्लोजिंग मिल रही है, अब बात ये सवाल आ सकता है कि क्या हम ये पोजीशंस को वीकेंड के दौरान भी कैरी कर ले, वो मत करिए क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है। या तो हेज ही जाइएगा या फिर वन डायरेक्शनल लेकर कोई पोजीशन लेकर के मत जाइए, अगर आप डेरिवेटिव्स की ही बात कर रहे हैं तो सिर्फ। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तपन सर, एक ही चीज़ बताइए, स्टॉक बेसेंट साहब का ये जो बयान आया, यूएस ने जो हमें राहत दी है 30 दिन के लिए रशिया से क्रूड खरीदने की, क्या वो, मतलब पहली बात तो ये बताइए कि वो इतनी बड़ी राहत है क्या वो, और क्या जो वॉर की चिंता है या वीकेंड की चिंता है उसके ऊपर भारी पड़ जाएगी? नहीं, देखिए, ये चीज हम करने वाले थे। जैसे मैंने बताया, रशिया से कल आई थिंक टैंकर डाइवर्ट होके कल जो जितना मैंने न्यूज़ पढ़ा था वो पास आ भी गए हैं, और कहीं ना कहीं यूएस ने कंफर्म भी किया है कि 1 महीने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा डिमांड है। और ये काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट भी सभी कंट्री से बात कर रहे हैं। इवन एलएनजी के लिए भी कल पूरा दिन इंडियन गवर्नमेंट ने बात, क्योंकि एलएनजी का भी वो जो कतार ने किया है प्रोडक्शन बंद, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। आप देखिए कल गैस कंपनीज के किस तरह से भाव नीचे आए थे। तो ये दोनों ऑयल और गैस के लिए वो लोग बात करें, एवरीवन अंडरस्टैंड दैट, उसमें कोई डाउट नहीं। ईरान भी समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉजिस्टिक्स इशू ज़्यादा है।
कि भाई उतने टाइम में कहाँ से आ सकते हैं, अगर मिडल ईस्ट बंद होता है तो कहाँ से घूम के आएगा एंड ऑल दैट। तो एक तरह से यहाँ मैं मानता हूँ कि एक राहत है, हमारी रिक्वायरमेंट के लिए राहत है, हमारी फिजिकल डेफिसिट के लिए राहत है। हाँ, लेकिन इस बार रशिया डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ऐसा सुना कि इस बार तो थोड़ा प्रीमियम में दे रहा है। अब वो कितना सही बात सुना है कि वो पता नहीं है, लेकिन हाँ एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो फिजिकल डेफिसिट को इम्पेक्ट ना आए तो वो हमें देखना है। तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट विल एंश्योर कि उतना ऑयल प्राप्त हो। और देखिए, अगर यूएस ने बोला है कि 1 महीने तक आप कर सकते हो, वो यानी वो भी मानते कि भाई ये वॉर लंबा चलने वाला है, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं कि कितना चलेगा। तो यस, एक तरह से राहत है, लेकिन हमारा जो मेन इम्पैक्ट क्रूड ऑयल ओवरऑल प्राइस जो ग्लोबल प्राइस है उस पर भी इम्पैक्ट आता है। तो वीकेंड में हमें देखना पड़ेगा वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तपन सर, हमारे लिए दिक्कत की बात यह है कि ये कच्चा तेल, ये जो वॉर है उसके साथ साथ एफआईएस लगातार बिकवाली करे। कल भी आप देखें तो 3,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली का नंबर है, और 3 दिन बीते हैं सर मार्च के महीने में, और इन पहले 3 दिनों में आप देखें कल का नंबर मिला लें तो 15,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे लिए सर ये कितनी बड़ी चिंता की बात है? अब एफआईएस पहले कह रहे थे कि वैल्यूएशन की चिंता है, हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, वो वाली दिक्कत है। अब ये जो वॉर हो गई वो और इम्पैक्ट डाल रहा है। तो फिर जब तक वॉर जारी रहेगी तो उम्मीद ना करें कि एफआईज लौट आएंगे इंडियन मार्केट्स में। देखिए, ये तो बड़ी चिंता है ना। लास्ट वीक हमने बात की, उससे तो पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया अभी। क्योंकि जैसे आपने बोला कि वैल्यूएशन की चिंता थी कहीं ना कहीं, अब वो चीज़ तो साइड में रहेगी पहले। तो अभी इसका क्या होगा? देखो, दो चीज़ है। ये जो वॉर है यूएस के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऑलरेडी मैंने सुना $1.2 बिलियन उन्होंने ऑलरेडी डिफेंस में स्पेंड कर दिया, और कितना चलेगा पता नहीं है। $50,000 के ड्रोन के सामने वो मिलियंस ऑफ वो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए वेपन्स यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फंडिंग का इशू आएगा। ऑलरेडी उनका डेट ज्यादा है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा है। या तो फिर फेड को, अगर ये वॉर थोड़ा लंबा चलेगा तो फेड को लिक्विडिटी इशू करनी पड़ेगी। ऐसे समय में बॉन्ड यील्ड का भी हमें देखना पड़ेगा। जब इतना माहौल खराब होता है ना तो एफआई वापस आते, वो हमेशा सेफ कंट्री में जाती है, यानी वापस यूएस जाएगी। तो वो चीज़ है। ऊपर से अगर ऑयल बढ़ता है तो उनको टेंशन वो है कि भाई इंडिया का फिजिकल डेफिसिट का क्या होगा, कि अगर वो बढ़ा तो वापस जीडीपी का इशू आएगा। दूसरा है रुपी। आपका रुपी देखिए 191.7 आ गया। लास्ट टाइम हमने बात की तो लग रहा था ये 92 तक मैक्सिमम जाएगा, लेकिन अभी तो वो भी क्रॉस हो सकता है। और देखिए, अभी इस सिचुएशन में हुआ क्या पंगा बड़ा ये हो गया कि रुपी को आपको, ठीक है वो संभाल रहे आरबीआई, लेकिन डेप्रिशिएट होगा। रीजन, क्योंकि आपकी अगर डेवलपिंग करेंसी सभी डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसी सभी अगर डाउन जाती है, आपको भी उसको जाना देना पड़ेगा, नहीं तो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। ऑलरेडी लॉजिस्टिक की वजह से आपका एक्सपोर्ट इंपैक्टेड है। अगर आप रूपी स्ट्रांग रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा एक बड़ी बात जो यहाँ हो रही है संदीप जी, की आईटी हमारा वीक होते जा रहा है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल में आईटी और वीक रहेगा। तो वहां से जो पैसे आते थे कन्वर्ट होकर, तो वो वहां से प्रॉब्लम आएंगे। दूसरा, जीसीसी से जो रेमिटेंस आते थे पहले, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि वहां, अगर मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं, गल्फ कंट्रीज की बात कि वहां से अगर गल्फ कंट्रीज में इशू है और आगे जाके वो टैक्सेशन ये वो फलाना कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, डिफेंस में डालेंगे, तो वहां से अगर रेमिटेंस कम होता है अगर हमारा, तो भी इम्पैक्ट आता है रूपी को। और ऊपर से अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आईटी इतना चलेगा नहीं और मैन्युफैक्चरिंग हब ज्यादा खोलेंगे, तो आपको वीक करेंसी चाहिए। जैसे चाइना ने पहले मॉडल किया था वहीं ना वहीं हम जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है 85 नहीं पहले 95 हम लोग देखेंगे, या 88 नहीं पहले 95 देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कंडीशन अभी ऐसे गई और बहुत सिनेरियो चेंज हो गए, और वॉर कितना चलेगा पता नहीं है। और वो एफआई को अच्छा नहीं लगता बेसिकली। अगर आपकी रुपी और वीक होगी तो एफआई के लिए तो नुकसान ही है ना। तो वो भी और नेगेटिव हो गया हमारे लिए कि एफआई कब वापसी करेंगे। बिल्कुल, ये हैंड इन हैंड चलता है कि एफआईज बेचते हैं तो रुपी वीक होता है, रुपी वीक होता है तो एफआईज बेचते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। अवेले मैम, मुझे याद है आपने तो शायद 89 की बात की थी। जब तक 89 नहीं हो जाता, अगर मुझे सही याद है, तो तब तक आप कह रही थी कि एफआईज के लौटना तो आप भूल ही जाइए। तो कहाँ हमने परसों के सेशन में 92.30 का ऑल टाइम लो भी टच किया, रिकॉर्ड लो भी टच किया, 92.15 पर बंद हुए थे। राहत की बात ये, जो कल जो अच्छी खबर आई थी ना वो विदेश मंत्री की ईरान के, उससे मार्केट सुधरे और उसके साथ साथ रुपया भी थोड़ा सा रिकवर हो गया। 55 पैसे की मजबूती कल हमने रुपए में देख ली। तो 92.15 वाला 91.60 पर जाकर बंद हुआ। जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है कि फिर से कमज़ोर शुरुआत हो जाएगी इंडियन मार्केट्स में। तो तपन सर तो कह रहे हैं कि 95 आ रहा है, अभी तक 93 हम सुनते आ रहे थे, अब 95 का भी लेवल सुन गया। आपकी क्या राय है?
मैंने मार्च तक संदीप जी 94 की बात की थी कि मार्च आते आते मतलब ये 94 ना पार कर जाए, और वही डाउट है, मतलब वही लग रहा है डाउट, मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज लग रही है कि वो हो जाएगा, और जब ये होगा तो ये मतलब दिस इज रियली नॉट अ गुड थिंग। और 89 जो भाव था ना, जो कल परसों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो वाला प्राइस था कि अगर हमको ये मतलब निफ्टी का 24,300 बचना है क्या, तो उसके हाँ लिए एग्जैक्टली। बेंचमार्किंग भाव है 89 का। लेकिन एफआईआईस को अगर आपको वापस लाना है, उनकी सेलिंग को रुकवाने जैसी कंडीशन अगर हमको चेंज देखनी है, तो वो 85 है। मतलब वो 85 के नीचे जब होगा तभी जाकर के, क्योंकि करेंसी में सुधार अगर दिखेगा तो वो सारी चीजों का एक समावेश होता है एक्चुअली, तो तब जाकर के वहां पर एक नए इनफ्लोस की हम बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 24,300 बचाना है तो 89 के नीचे आना है, और अगर हमको एफआईआईस को वापस लाना है तो कम से कम 85 के नीचे अगेंस्ट यूएसडी डॉलर हमको आना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है मतलब। और सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट 85 जैसी अभी तो मुझे किसी एंगल से दिख नहीं रही है कि बहुत जल्द, मतलब अगर मैं जून तक की चलिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और मैं ये बोलने की कोशिश भी करूं कि चलिए जून तक क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही है इन एनी वेज, क्या आप टेक्निकल चार्ट पर तो कुछ ऐसा देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसा हो सकता है, ग्लोबल मार्केट तो नहीं दे रही है कुछ, तो चार्ट पे कुछ दिख रहा है, वैसी भी सिचुएशन नहीं है। सो एज ऑफ नाउ देर इज नो रिलीफ कि हम 85 के नीचे जा रहे हैं against USD, and therefore there is no chances as of now according to my all observations कि हम FIIs के एक फेवरेट डेस्टिनी फिलहाल के लिए बन सकते हैं, अभी तो वो सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो ये हो गई सारे संकेतों की बात, घरेलू और विदेशी संकेत। अब हम बढ़ते हैं कुछ खबरों की तरफ, जहाँ पे जिन शेयरों पर ज़्यादा इम्पैक्ट आज खबरों का दिख सकता है। तपन सर, एक डीएलएफ देखिए, डीएलएफ को लेकर ना सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। इनके खिलाफ सीबीआई जांच की जो आदेश हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिए। इनका गुरुग्राम में एक प्राइमस नाम का प्रोजेक्ट है जिसकी सीबीआई जांच की बात यहाँ पे आई है, या फिर ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आज किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं सर डीएलएफ के शेयर पर इसका? मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ इम्पैक्ट तो आएगा अगर ये आदेश आया है तो सीबीआई का कि आप देखिए। लेकिन अब कितना वो केस चलेगा पता नहीं, लेकिन ये सब स्टॉक्स काफ़ी हद तक गिर भी चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी डाउन है। और ओवरऑल रियल एस्टेट में भी क्या हो रहा है कि जो आईटी का स्लो डाउन आ रहा है, आईटी के स्लो डाउन की वजह से ओवरऑल रियल एस्टेट को भी इम्पैक्ट है। हालांकि डीएलएफ का डायरेक्ट इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है आईटी रिलेटेड, तो वहाँ उनको थोड़ा क्वेश्चन में, लेकिन क्या होता है कि पूरा रियल एस्टेट गिरता है तो वो भी गिरता है। लेकिन आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स, काफ़ी हद तक स्टॉक गिर गया। अब किस तरह का कितना बड़ा सीबीआई की जांच है हमें पता नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप मुझे पूछो तो बाकी सब रियल एस्टेट से डीएलएफ एक अच्छे लेवल पे है। रीज़न इनके कि उनका जो प्रीमियम ब्रांड्स है और लग्जरी जो होम्स है ना वो अच्छे खासे ना बहुत ही फास्ट बिकते हैं। अभी ओवरऑल ये मिडल ईस्ट की वजह से थोड़ा स्लो डाउन आता है एंड ऑल दैट, तो वो इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पॉजिटिव रहूंगा, अगर नीचे मिलता है यहाँ से और इवन इस लेवल पे भी मैं एसआईपी में डीएलएफ मुझे अच्छा लगा है लॉन्ग टर्म में। ये वैल्यूएशन ओके, आई थिंक रिकवरी आ सकती है। नीचे कहाँ तक सर? सर अभी अगर आप यहाँ से अभी 585 ना, अगर आपको 565 के आसपास भी मिलता है ना तो थोड़ा थोड़ा करके लेना चालू कीजिए। ओके, तो धीरे धीरे करके आप लेना शुरू करें। आपने पूछा सर ये मामला क्या है, मामला दरअसल क्या है, 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें एक तो जो होम बायर्स के कुछ कंसर्न्स है, चिंताएं हैं जो कि उन्होंने रेस किए हैं वो, और दूसरा डिलेज ऑब्वियसली, और तीसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़। ये तीन मेन इश्यूज़ हैं जिस वजह से ये जो जांच है उसका जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता हुआ दिखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने, सर मैं इस ऑर्डर को पढ़ रहा था थोड़ा सा, इसमें डिटेल्स क्या आई हैं कि उन्होंने बोला है कि जो इश्यूज रेज किए गए हैं रेजिडेंट्स की ओर से वो ये दर्शा रहा है कि शायद ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सकता है, यानी कि ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है, ये केवल एक टिप है ऊपर आइसबर्ग की जो दिखती है। तो उस हिसाब से ये जो कमेंट आया है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। ये डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड यानी कि डीएचडीएल जो इनकी सब्सिडरी है उसके ज़रिए ये जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जा रहा है। तो वीएलए मैम, आपकी क्या राय है, डीएलएफ में आज कहाँ तक की गिरावट पॉसिबल है?
डीएलएफ में एनीवेज 560 550 की रेंज तक अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो वही एक मौका होगा एक वैल्यू बाइंग के लिए। एंड जिस तरह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक प्रेशर रहा, स्टॉक पे भी ऑलरेडी प्रेशर दिख रहा है, एंड बिकॉज इन स्टॉक्स में एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। और ये जो डिटेल्स आई है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है, उतना कोई धांधली जैसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ ऐसा बड़ा वाला इशू नहीं है। रियल एस्टेट कंपनीज में इस तरह की लेट डिलीवरीज और कंस्ट्रक्शंस में क्वालिटी कम है, इस तरह के इश्यूज जो है इनके लिए इट्स अ नॉर्मल टू देम, तो इसको ये जल्दी से डाइजेस्ट कर जाएगा। सो फॉर दैट अगर आपको 560 550 की रेंज में आज मिल जाए तो खरीदारी की कोशिश करिएगा, ये एक बढ़िया भाव होगा। बट अगर ये 570 भी मिले तो भी मिस मत करिए, और स्टॉप लॉस वहां पर आप 535 का लगाइएगा, जिसमें कि आपको कम से कम 600 रुपए से लेकर के 650 के टारगेट दिखने चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये दो भाव है जो कि आप, मैं वापस रिपीट कर देती हूँ क्योंकि तो बहुत अच्छा भाव है 550 560 का। इनकेस उतना गैप डाउन नहीं हो रहा है क्योंकि पिछली क्लोजिंग 585 की हुई थी, तो 570 के आसपास भी ठीक है। बोथ द केसेस आपका स्टॉप लॉस 535 का रख लीजिए मैक्स, एंड टारगेट 600 से 650 का मिनिमम ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आप होल्ड करके चल जाए सो रियल एस्टेट वुड बी द वन ऑफ द सेक्टर जहां पर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका भी मिलेगा, अगर आपका नजरिया अगले 6 महीने का है। तो 600 का टारगेट इस लाइक कि आपको 3-4 महीने में मिल जाना चाहिए, बट इफ यू कैन होल्ड तो आप इसको 700 तक भी जाते हुए देख पाएंगे। ओके ठीक है, तो आज की गिरावट अगर होती है जैसा खबर आई है उसका इम्पैक्ट अगर नेगेटिव दिखता है तो 600 650 700 तक के टारगेट के लिए 535 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। आम राय है, मतलब सहमति है दोनों की ही, दोनों एक्सपर्ट्स हमारे मानते हैं कि रियल एस्टेट और डीएलएफ में आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। डिफेंस में क्या करना है, स्पेशली मझगांव डॉक में तपन सर, क्योंकि कल ये स्टॉक टॉप गेनर था डिफेंस स्पेस में, 8.8% का हमने जंप इस स्टॉक में कल बनता हुआ दिखा। मझगांव डॉक की मैं बात कर रहा हूँ, आपने सर कई बार इसको हाईलाइट भी किया है। सर इनको एक बड़ा डिफेंस ऑर्डर मिलने की उम्मीद है और उसी के ऊपर स्टॉक में हमने रिएक्शन भी देखा और एक क्लैरिफिकेशन भी कल कंपनी की ओर से आता हुआ दिखा। इन्होंने कहा कि हमारे जो नेगोशिएशंस चल रहे थे सीएनसी के साथ, यानी कि सरकार और सीएनसी के बीच में, वो नेगोशिएशंस पूरे हो चुके हैं और प्रस्ताव को फाइनल अप्रूवल के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास भेजा भी जा चुका है। तो कल स्टॉक ऑलरेडी 9% के आसपास मूव कर चुका है। ये जो क्लैरिफिकेशन आया उसके बाद आज मझगांव डॉक और उसके साथ साथ बाकी डिफेंस स्टॉक्स पर आप किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं? डिफेंस तो ऑफ कोर्स नो वो तो टॉक ऑफ द टाउन रहेगा, और ऑफ कोर्स नो वन हैज टू इन्वेस्ट इन दैट, क्योंकि ये एक सेक्टर ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस से सबसे बड़ा बेनिफिट इसी सेक्टर को हुआ है। और मज़ाकॉन मेन चीज़ क्या है कि सबमरीन बनाती है और वो आपको ज़्यादा चाहिए, एंड ओवरऑल जो मेक इन इंडिया का जो चल रहा है ना उसमें आई थिंक नो इसका भी बड़ा हाथ है। लेकिन अगर आप देखें तो मुझे यहाँ अब जो आपने जो अभी न्यूज़ दी उस पर तो कहीं ना कहीं आ जाएगा अप्रूवल होपफुली आगे जाके। और मुझे यहाँ लग रहा है कि मिडल ईस्ट में जो भी हुआ ना, तो मिडल ईस्ट अभी सभी कंट्रीज, दुबई सॉरी यूएई हो, सऊदी हो, ओमान, कतर से लेके बहरीन से लेके सब लोग अभी थोड़ा डिफेंस में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस बार जिस तरह से एक्सपोज हो गए हैं और से ना एक 50,000 का ड्रोन भी आके उन पे गिर जाता है, यानी यूएस उस तरह से उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो वहां से मुझे लग रहा है कि मिडल ईस्ट की डिमांड नेक्स्ट 1-2 साल में अगर जब भी ये सेटल होगा वॉर बाद में एक अच्छी आएगी, इंडिया विल बी अ बेनिफिशियरी। द रीजन इज कि वो लोग सब कुछ, यूएस तो मलाई लेगा, यूएस तो ऐसा ही है, उनका वॉर कराते हैं फिर उनको ही अपना वेपन बेचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को भी फायदा होगा। और जैसे सबमरीन हो वो सब स्पेशलाइज्ड कहते हैं ना शिप्स होती है, तो उसमें आई थिंक मज़ागॉन को भी फायदा होगा आगे जाके। द मेन थिंग इज कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जो लास्ट टाइम भी 2 क्वार्टर से उनके जो नो एक्सेप्शन लॉस थे वो आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी बुक करते हैं। आगे जाके मुझे प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे लग रहे हैं, तो ये हमेशा बाय ऑन डिप्स रहेगा मेरी कैटेगरी में, और 3-4 साल रखे ये पूरा पैक अच्छा देगा रिटर्न, इवन पूरा डिफेंस पैक भी अच्छा रहेगा। और जो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ संदीप जी के, तो कुछ पता ना चले तो ईटीएफ लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो 3 से 4 साल के लिए आप डिफेंस शेयरों में निवेश करें। मझगांव डॉक को तो आप हर गिरावट पर खरीदें, नहीं समझ आए तो फिर डिफेंस स्पेस का कोई ईटीएफ लेके बैठ जाइए, लंबा निवेश कीजिए, आपका पैसा यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। एक और नाम इसी स्पेस से है जीआरएससी का। विले मैम जरा इसको देखिए, कल इन्होंने क्या किया है कि भारत फोर्स की एक सब्सिडरी है जिसके साथ इन्होंने करार किया है और डिफेंस और मैरीटाइम इनोवेशन के लिए ये करार किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पीएसयू कंपनियाँ अब लाइमलाइट में आ रही हैं,
जहां मौका मिल रहा है पीपीपी मॉडल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी, क्योंकि भारत फोर्ज एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, तो इसके साथ इन्होंने करार किया है, यानी कि सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर दोनों मिलकर भी काम करने के लिए तैयार हैं। ये जो एक चीज़ हो रही है इस पूरे ग्रुप में, इस पूरे सेक्टर में, इसको आप कैसे देखते हैं और जीआरएससी में आज किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा? ये एडवांसमेंट एंड ग्रोथ की पेस को बढ़ा देता है, तो ये एक पॉजिटिव थिंग है। क्योंकि कई बार देखिए जब आप एक पीएसयू कंपनीज है तो और आप जब एक प्राइवेट कंपनी के साथ में ज्वाइन होते हैं, तो जो प्राइवेट कंपनीज के जो लिबरलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग है, उनका जो सोचने तरीका या फिर सोचने का तरीका तो दोनों का सेम हो सकता है, बट जितना वो फास्ट डिसीजन लेकर के एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, उसका एडवांटेज के पास आ जाता है। अब आप इसको किसी भी कंपनी से किसी एस्पेक्ट में देखें, अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये ही सबसे बड़ा एडवांटेज मेरी नजर में आता है। यानी मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, फास्ट एग्जीक्यूशन, ये सब इसके पार्ट बन जाते हैं। अब टू बी स्पेसिफिक, दो कंपनीज के ऊपर इसका असर पड़ेगा। भारत फोर्ज के भी पड़ेगा क्योंकि उसको भी एक अच्छा नाम मिला है, एक पार्टनर है जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास किया, तो कंपनी की ब्रांड और मजबूत होती है। दूसरी तरफ जीआरएससी, उसके लिए भी एक एडवांटेज, क्योंकि भारत फोर्ज अपने जिन भी इंडस्ट्रीज के में काम करता है, जिन भी प्रोडक्ट लाइंस में काम करता है, एक एक्सपर्टाइज करता है, तो दोनों कंपनीज को इसका फायदा मिलने वाला है। अब टू बी स्पेसिफिक भारत फोर्ज की मैं पहले बात करूंगी क्योंकि वो और मजबूत रहेगा। अभी यहाँ पर लगभग 1800-1900 की रेंज में ये रहा है। बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको इसमें कोई भाव ढूंढना है कि क्या मैं इस न्यूज आज बाय कर सकूं, तो आज आप सिर्फ, क्योंकि बहुत ऊपर के भाव पर है, तो सिर्फ 50% एक्सपोजर पर आकर के आप इसमें 2000 से 2200 के भाव के लिए बाय द दिसंबर 2026 आराम से पैसा लगाया जा सकता है, जिसमें दूसरे लेवल की बाइंग जो है, जैसे हमने 50% बात की, तो दूसरे लेवल की बाइंग अगर मौका मिल जाए तो कंडीशनल है। उस कंडीशन में 1700 के आसपास के भाव पर आके पैसा लगा सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड पिक। नाउ जीआरएससी की अगर आप बात करेंगे तो जीआरएससी 2400 के आसपास में आ गया है। सिमिलरली अगर आप एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सके, क्योंकि ये न्यूज इफेक्ट है, तो हो सकता है कि आपको छोटे समय के लिए ही सिर्फ देखे, लेकिन अगर एक इन्वेस्टर हो, दोनों तरह से सोच के देखो कि आपको जीआरएससी में इंटर की तरह पैसा बनाना है या फिर एक ट्रेड की तरह 5-6% वाला। मेरी सजेशन में शुड बी एन इन्वेस्टर अप्रोच, क्योंकि वहां पर ज्यादा पैसा बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसी जब स्टॉक मार्च में चलना हुआ था 2025 की बात, लास्ट ईयर मार्च 2025 में चलना शुरू हुआ था, तो 183% का गेन इसे जुलाई 2025 दे दिया था। तो अभी भी अगर आप वैसे कुछ रिस्क लेकर के ठीक से कम एक्सपोजर तरीके से अगर आप प्लान के चले, तो आगे कुछ समीकरण जो है कुछ वैसी सी है। तो कहने का मतलब यह है कि ये स्टॉक 1400 पर मुझे बढ़िया लग रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ व्यू से, और 2021 पर 2100 पर भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। 300 पॉइंट के लिए जहां पर हम धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस साल वाले इन्वेस्टर को आज ही यूज करेगा, आज ही मतलब जो एक साल का नजरिया लेकर अब पैसा लगा रहे हैं, अब एवरेज कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, उनके डिसअपॉइंटमेंट नहीं लाने देगा। और बात पॉसिबल टारगेट की संदीप जी, तो कहीं ना कहीं इसमें कम से कम, मैं छोटे टारगेट की एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं देना चाहती, बिकॉज उसमें दम है, तो उसको लेने की कोशिश करो। आज ये 2400 पर है, आराम से 2850 मिनिमम टारगेट है जो इसमें आना चाहिए, एंड उसके बाद 3500 से भी ज्यादा कैंडिडेट है ये, तो आप आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। रही बात स्टॉप लॉस कहां पर फॉलो अप है, तो 2400 से 1100 इज दी बाइंग जोन। 300 पॉइंट की रेंज है, लगभग आपको बोलिए 15% के लगभग की रेंज है, जो एक बाइंग के तौर पर आपके लिए रहेगा। इसके साथ आप स्टॉप लॉस सिर्फ इसमें 1900 का मेंटेन कर चल सकते हैं। टारगेट बड़े हैं, व्यू भी थोड़ा सा ठीक ठाक रखो कि आप इसका एडवांटेज ले सको। ठीक है, थोड़ा लंबा व्यू लेकर चलिए। टारगेट लंबे होंगे और स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा सा डीप रखना होगा। एक 2400 से लेकर 2100 तक खरीदे तो आपका स्टॉप लॉस उस केस में 1900 रुपये के आसपास का होगा। तपन सर, और भी स्टॉक्स हैं इस पूरे स्पेस में जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो ये वॉर वाला इम्पैक्ट हो या फिर और खबरें हों जिसमें पारस डिफेंस है, डेटा पैटर्न्स भी हैं। तो आपने सर हमेशा से HAL BEL बोला है, BDL आपने कहा था कि एक्सपेंसिव है, मजगांव डॉक आपने हमेशा बोला है आपको पसंद है। ये जो बाकी निजी स्पेस की कंपनियां हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है डिफेंस स्पेस में? नहीं, काफी सारे जैसे डेटा पैटर्न है, पारस डिफेंस थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है इन सब में, ऑलरेडी वैल्यूएशन थोड़ा मुझे कंसर्न लग रहा है, और अभी भी मैं चाहता हूं कि उनके
क्वार्टरली पीएनएल और अच्छे से सुधरे तो भी पारस डिफेंस एक है जो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो इसलिए मैं डायरेक्टली उसको बाय के लिए नहीं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन काफ़ी सारी डिफेंस कंपनी अच्छा कर रही है। और जैसे एक पहले डीसीएक्स भी अच्छा लगे, डीसीएक्स ने भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया बाद में, उनका भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो छोटे कंपनी में प्रॉब्लम यही होता है ना कहीं मैनेजमेंट लैप्सेस और गाइडेंस इतने बड़े दे देते और फिर वो फॉलो अप नहीं करते। तो क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो एग्जीक्यूशन हैवी है, ऑर्डर मिलना काफ़ी इजी हो जाता है लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये स्पेशलाइज जॉब है। इसलिए आपको वैसे स्टॉक पकड़ने चाहिए कि जहां एग्जीक्यूशन से, आप बीएल देखिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आप देखिए, हर लेवल पे वो हमेशा ऊपर बढ़ रहा है। क्यों? एग्जीक्यूशन अच्छा है। कहीं ना कहीं मेजागॉन और एचएल वहाँ नो उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके करेंगे। तो यू हैव टू सी एग्जीक्यूशन कहाँ चल रहा है। तो इसलिए मैं सब में इतने पॉजिटिव हूँ, कुछ कुछ जगह पे पॉजिटिव हूँ। ठीक है, ओके। तो सिलेक्टिव रहना चाहिए आपको डिफेंस स्पेस में, उसका कारण भी आपको पता चल गया। मैम एक बार जैगल प्रीपेड देखिए, इन्होंने ब्लू स्टार के साथ एक 3 साल का करार किया है जिसमें जो एम्प्लॉय एक्सपेंस सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करने के लिए ये करार किया गया है। तो जैगल प्रीपेड हाल की बड़े करेक्शन के बाद आपको कैसा लग रहा है? हाँ, ट्रेड करने लायक ही है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग आई कैटेगराइज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये तो एक पहला व्यू है। इसके बाद में 217 पर है, मोस्ट लाइकली आज ये आपको 200 प्री मार्केट भी फ्लैट ओपनिंग ही आ रहा है, सो 210 के आसपास और 220 की रेंज आपको ये मिलेगा आज भी फॉर टू गेट एट। इसमें स्टॉप लॉस आप ज्यादा बड़ा मत रखिए, सिर्फ 200 का स्टॉप रखिए। एंड टू प्लेस न्यूज टू प्ले दिस टेक्निकल ट्रेड, टेक्निकली है ये ट्रेड सिर्फ। और न्यूज के साथ का चार्ट एक जैसी स्टोरी दे रहा हो, यानी न्यूज भी पॉजिटिव है, आपका चार्ट भी ऐसा लग रहा है कि आपका उठने की चांस बन रहे हैं, तो उस प्ले को करना चाहिए। हैविंग सेड दिस, अभी हम में जो टारगेट है वो 235 और सब टू 270 260, 235 से 260 तो आराम जा सकता है। उसी के लिए आप इसको एक बार ट्रेड करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 200 का ही रखिएगा। जैसे डेटा पैटर्न्स का नाम आया संदीप, तो डेटा पैटर्न्स पिछली इसमें 3400 का टारगेट हो गया, और मेरे ख्याल से पिछले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था 3000, राइट? तो यस 10 दिन पहले शायद। तो ये ट्रेड में जो जितने भी लोगों ने उसमें एंट्री बनाई है, इट वाज लाइक क्लोज टू 3000 के आसपास ये था। तो आप वहां पर अपने 3400 का पहला टारगेट हो चुका है विद अ वेरी गुड परसेंटेज। तो आप अपने प्रॉफिट को चाहे तो बुक कर सकते हैं, और आज भी आपको मौका मिलेगा बाय एनीवेज। अगर आप कल मिस कर गए तो भी लेट नहीं है, ये जो 3400 भाव है शायद आज भी ट्रिगर्ड होगा। आपकी मर्जी है, 13 से 15% का प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू योर बाइंग। आपने 3000 पे लिया है 3050 पर, उसके हिसाब से आपको लगभग 13 से 15% का प्रॉफिट लगभग 10-12 दिन में करना, चाहे तो उसको बुक करके चलिएगा। बट अगर आज बुक नहीं किया, दैट मीन्स यू आर समवन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। डेटा पैटर्न इज अ वेरी गुड स्टॉक दैट यू कैन रियल। तो सोच समझ के डिसीजन लो, बाद में नहीं पूछना मैडम बुक नहीं किया था तो आप क्या करें। सो वो क्वेश्चन नहीं लाना। मुझे याद है आपने नीचे में 3100 के आसपास बोला था, तो 3400 के आसपास कल भी मौका था, आज भी वीएलए मैम कह रही हैं जिन ने भी मैम को सुन के लिया है, आप मुनाफा वसूली यहाँ पर करके चलिए। बाजार इस बीच खुल चुका है, आपके सामने निफ्टी के लेवल्स लाते हैं कि बाजार में आप देखिए गैप डाउन ओपनिंग होने के एक्सपेक्टेशन थी। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था करीब 250 पॉइंट नीचे हम खुल सकते हैं, हालांकि वैसा नहीं हुआ। हम करीब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ खुले थे। कल हम 24,765 पर बंद हुए थे, और 24,656 ये लेवल है जहाँ पर हम खुले हैं। 110 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, हालांकि खुलने के बाद थोड़ा प्रेशर मार्केट पर और बढ़ा है, और 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट फिलहाल आपको निफ्टी में नजर आएगी। 24,600 को हमने तोड़ दिया है, 24,598 ये हमारा इंट्राडे लो है। तो बचाने की कोशिश तो थी लेकिन बचा नहीं पाए, 24,600 के नीचे हम फिसल गए। तो कल ज़रूर हम लो लेवल से बहुत ही शानदार 250-300 पॉइंट के आसपास रिकवर हो गए थे, लेकिन वो जो न्यूज़ फ्लो है वो कंफर्म नहीं हुआ। जैसे हम कह रहे थे कि एक ऑफिशियल वर्ड आया जिसको बाजार ने पसंद किया, लेकिन बाद में उसकी पुष्टि नहीं हुई, ना ही यूएस की तरफ से कोई बयान उसके ऊपर आया। तो फिर जो स्थिति है वो जस की तस है। इसीलिए आप देखिए थोड़ी सी मायूसी या फिर गिरावट के साथ आज इंडियन मार्केट्स में जो शुरुआत है वो आपको बनती हुई नज़र आई है। तो 150 पॉइंट के आसपास का कट आपको फिलहाल निफ्टी में दिखेगा। और जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, यहाँ पर आप देखेंगे जो शुरुआत हुई आज के सेशन में वो 58,629 का लेवल था। अभी भी आप देखेंगे तो 58,619 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। दिन के दौरान हमने यानी कि दिन के दौरान तो क्या कुछ मिनट ही हुए हैं अभी खुले हुए, तो 58,539 का भी हमने इंट्राडे लो टच किया है। तो थोड़ा सा वहाँ से रिकवर होकर ऊपर आने की हमने कोशिश की है, लेकिन अभी भी आप देखें तो निफ्टी बैंक में करीब 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी।
जाएगी। तपन सर, आपका रिएक्शन, ये जो 150 पॉइंट के आसपास का हमने गैप डाउन देखा है आज? नहीं, देखिए यही थोड़ा वीक रहेगा अनलेस अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज ना आए। और जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि वीकेंड है, तो अभी किसी को सबको पहले होता था कि वीकेंड आता है सब खुश होते हैं, चलो यार 2 दिन आराम करेंगे। अभी टेंशन होता है कि 2 दिन में और क्या आने वाला, उल्टा काम बढ़ जाता है ना कहीं कोई बॉम्ब फूटता है या कुछ। अगर चलो अगर समझौता भी आया तो भी काम बढ़ जाएगा। तो वही है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी थोड़ा वीकेंड से डरते हैं। तो आई थिंक ये वीक रहेगा। और जब तक ईरान सामने से नहीं बोलता कि भाई मैं सरेंडर कर रहा हूं, तब तक मुझे कोई चांस नहीं लगेगा। ठीक है, यूएस वहां बोलते जा रहे कि हमने ये किया हमने वो किया, ग्राउंड रियलिटी अलग है। ग्राउंड रियलिटी उनने सोचा तो उससे बहुत, यानी मुझे पता नहीं, अब इनका भी इंटेलिजेंस तो होगा कि इनके पास इतने ना 80,000 से ज्यादा ड्रोन है, हर रोज के वो 500 ड्रोन बना सकते हैं। ऊपर से 3,000 से ज्यादा मिसाइल है। और उनका डिसेंट्रलाइजेशन का जिस तरह से उन्होंने अभी लीडरशिप कर दी, आई थिंक ये जून का जो अटैक हुआ था ना इजराइल और ईरान के बीच में, आई थिंक वहां इन लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया कि क्या करना है अगर आगे जाके कुछ ऐसा अटैक हो। और तब इसराइल ने बहुत बड़ी मात ली थी। फिर बाद में वो यूएस के पास गए और ये समझौता हुआ। अभी उनको पता था कि अगर आएंगे तो दोनों एक साथ आएंगे, तो दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अदरवाइज पूरी लाइन, यानी 40 लीडर्स आपके पहले दिन ही उठ जाते हैं, बाद में भी कितने सारे लीडर्स गए तो भी चल रहा है। यानी उन्होंने बहुत डिसेंट्रलाइज करके रखा। और जब ऐसा डिसेंट्रलाइज होता है और 9 करोड़ की पब्लिक होती है और इतना बड़ा देश होता है, दिक्कत है। और ऊपर से यूएस, अगर देखो अगर यूएस ने अगर आर्मी ला दी अंदर तो वो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा। आई डोंट थिंक उतने वो करेंगे, लेकिन वो तो फिर बहुत ही लंबा चले, वो यूएस के लिए बहुत ही यानी नुकसानदायक होगा। सो लेट्स सी क्या होता है वीकेंड। तो मुझे तो मार्केट वीक ही लग रहा है। एंड ऑल्सो पोजीशंस ऐसी होती है एफएनओ की एंड ऑल दैट के जो वीक रखती है मार्केट को। मैम 24,600 भी हमने तोड़ा है इस गिरावट में, जो कि एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कल हम काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गए थे लोअर लेवल से। तो इस बीच अब वीकेंड के लिए कैसे प्लान करना चाहिए? पोजीशन हल्की रखें या फिर कोई मौके बन रहे हैं? पोजीशन नहीं भी रह जाए, साइंस नो ट्रेड इज नो ट्रेड। जब ट्रेड आ रहता है ना संदीप जी, मैं मौका के खुद से बता कि हाँ ये वाला ट्रेड करते हैं, बट बिकॉज प्रीमियम आर वेरी एक्सपेंसिव, तो आपके भी इसमें कुछ करने आएंगे। और मंडे जब मार्केट खुलेगी तो उसके अगले दिन एक्सपायरी है। तो और रही बात निफ्टी बैंक करके देखें क्या ट्रेड को, प्रीमियम बहुत एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शनल रहने की ट्रेड जरूरत है। बट क्योंकि वीकेंड डायरेक्शनल ट्रेड फेल होने के चांसेस ज्यादा है, सो अभी थोड़ी देर रुक जाइए, अभी तो कोई ट्रेड नहीं है। और मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि वीक पर आप कोई ऐसा डायरेक्शनल ट्रेड लेके जाएं जिसको आप संभाल नहीं सकते। सो अवॉइड ट्रेड। इंट्राडे में कोई मौका लेगा तो देख लेंगे। एंड यस, इंट्राडे मौका एंजल वन में है, या फिर आप दूसरा मौका सदर इंजीनियरिंग करके कंपनी है उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं। तो मतलब जरूरी नहीं है ना जो हम इंडेक्स में ही ट्रेड को देखें, जहां पर मौका है वहां देख सकते हैं। एक एंजल वन बताया आपने, दूसरा शारदा इंजीनियरिंग, जो शारदा कि एनर्जी। अभी शारदा एनर्जी, यस 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 यस, अभी इसको शारदा बोलते हैं कि शारदा, मैंने वो सही वाला प्रोनाउंसिएशन ही याद करके रखा है। तो 540 और 50 की रेंज में अभी 5-7 पर है। इस रेंज में हम एक बायर बन सकते हैं विद स्टॉप एट 510। और पॉसिबल टारगेट यहाँ पर आराम जो मुझे दिखते हैं वो पहले 580, एक्चुअली 600 टारगेट का ही वेट करना चाहिए। तो पहला टारगेट यहाँ पर 600, दूसरा टारगेट अच्छा बड़ा फिर 604 का। अच्छा ट्रेड रहेगा आपके अगर आप उसको ठीक से ज्यादा एक्सपोजर से प्लान ना करें। और पहला ही टारगेट 10% का है, दूसरे टारगेट तक अगर आप होल्ड कर गए तो 15% 16% आपको मिल सकता है। वेयर इन द रिस्क इज जो इसमें इन्वॉल्व है 6% के लगभग का बन रहा है। तो ठीक से प्लान करेंगे तो ये ट्रेड आपके फायदे में जा सकता है, और इसी को भी करे तो चलेगा। ठीक है, 546 के आसपास है ये। आप कह रहे हैं कि 510 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 600 का, दूसरा 640 640। और एंजल वन के लेवल्स भी बता दीजिए। एंजल वन में ट्रेड करने से थोड़ा सा अगर बच जाए तो बढ़िया है, लेकिन इसमें आप इन्वेस्टमेंट जरूर आज कर सकते हैं। बट अभी एंजल वन चलिए 220 और 30 इस रेंज में मिलेगा आज हम पूरे दिन में, तो हम यहाँ पर इसमें बाय कर सकते हैं। इसमें कि हम हमारे लिए पहला जो टारगेट बनता है उससे कम यहाँ पर 240 का बनेगा, और दूसरा टारगेट क्योंकि स्टॉक की वैल्यू उतनी है तो दूसरा टारगेट लगभग 205 का भी बन सकता है।
स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा और अगर ट्रिगर हो तो प्लीज पोजीशन दीजिएगा, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस गया जाएगा का मतलब है कि इसको और 10% टूटना है, इसके चांसेस थोड़े कम है वैसे। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ मान के चले कि 200 का है, एंट्री हमारी 220, यस 210 का है स्टॉप लॉस, 210 का स्टॉप लॉस रखिए, एंट्री आपकी 220 से 230 की रखिए, 240 से 255 आपके टारगेट। बट दोनों ही स्टॉक्स में से मुझे शारदा एनर्जी ज्यादा बेटर लग रहा है। शारदा एनर्जी ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम 510 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर में 640 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार के बजाय अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम भी फिर ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक की बातचीत करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा एक्शन है और जहाँ पे दर्शक अपने सवाल पूछ रहे हैं, उन शेयरों की तरफ बढ़ते हैं हॉट स्टॉक्स में। तपन सर, सबसे पहले मुझे एलटी फूड्स पे राय दीजिए। कल ये स्टॉक 17% ऊपर आया था, इसी वजह से कि ईरान के जो विदेश मंत्री का बयान आया था तो चीज़ें ईज ऑफ होने की बातचीत थी। तो ऐसा लग रहा था कि कल ये स्टॉक चला है तो आज शायद नीचे ना आ जाए, लेकिन आज फिर से सर कंटिन्यू है बाइंग इंटरेस्ट। इसमें 0.75% के गेंस आज भी देखने को मिल रहे हैं। 55 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम हो चुका है। इसमें क्या करें सर? अगर किसी के पास पोजीशन है तो मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए 2 दिन के बड़े मूव के बाद? मैं तो बोलता हूँ कर लो। रीजन है कि पता नहीं है यहाँ, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का अभी भी इश्यूज है और एलटी फूड्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएस में भी अच्छा खासा ऑलरेडी जाता है। तो यूएस का भी जो चल रहा है अभी ट्रेड डील और वो सब थोड़ा डामाडोल है। और ब्रांडेड प्राइस एक्सपांशन, नो डाउट वो लोग कर रहे हैं ब्रांडेड राइस एक्सपांशन, और रेडी टू ईट पोर्टफोलियो में भी आगे बढ़ रहे। देखिए रेवेन्यू ग्रोथ अगर देखो 12 से 15% आगे जाके रहेगी और इबिटा मार्जिन भी ओके है। द ओनली थिंग इज कि क्राइसिस कब तक चलती है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। और ये सडनली बहुत बड़ा है, ये 2 दिन का मूव मुझे बड़ा लग रहा है। तो और मैं थोड़ा अभी भी ये सब पे थोड़ा नेगेटिव हूँ, क्योंकि अभी भी जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और जो ट्रेड डील ना उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। और अगर आप देखें तो इसका भी अगर पीएनएल भी मैं देखूं तो कंपैरेटिवली आप देखें तो ठीक है, लेकिन ये साल में काफी स्ट्रगल कर रहा है। तो इस लेवल पे तो मैं तो सोचूंगा कि थोड़ा वेट करो, तो ये सेल करें कीजिए और बाद में थोड़ा वेट कर लीजिए और सब चीज़ें ठीक हो फिर एंटर करो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ आगे जाके भी मुझे लग रहा है काफ़ी इश्यूज रहेंगे क्योंकि ट्रेड डील की वजह से। ठीक है, ओके। मजगांव डॉक की हमने बात करी थी, ये 0.3% ऊपर है। इतनी ही तेज़ी लगभग जीआरएससी में भी देखने को मिली। दोनों शेयर आज खबरों में है, फोकस में है। इसी का इम्पैक्ट आप देखिए इन दोनों स्टॉक्स पर आज देखने को मिल रहा है। किर्लोस्कर ब्रदर्स देखिए एक बार आप वेले मैम, इसमें भी 4.5% के आसपास का अपमूव, हालांकि वॉल्यूम थोड़े कम है। क्या इसमें अपमूव और एक्सटेंड हो सकता है या फिर जिनको मिल रहा है कुछ लेके निकल जाना चाहिए? मैं एक्चुअली निफ्टी भी देख रही थी। नहीं, जिनके पास नहीं है पहले तो वो पोजीशन आ सकते हैं पहली थिंग, और जिनके पास है तो डेफिनेटली दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड, इट्स अ बॉटम अपॉर्चुनिटी। और बहुत हो गया एनर्जी। देखिए एनर्जी सेक्टर अब चलेगा, पहले फेज में जो एनर्जी प्राइम नेम्स होते थे मतलब वो चले, अब जो और भी जुड़ी हुई प्रॉक्सी कंपनीज है वो चलने वाली है। तो आप एक्साइड एनर्जी मतलब कटिंग, लेकिन इसको आप अभी खरीद सकते हैं। ऐसी कोई भी कंपनी जो कि अभी एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है या फिर उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली उस पर सपोर्ट करती है, उन सब कंपनीज पर आपका ध्यान अभी बना के रख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म इन द मंथ ऑफ मार्च, द मंथ ऑफ अप्रैल ऑल्सो, तो आप इस पर ध्यान बना के रख सकते हैं। ओके, तो किर्लोस्कर ब्रदर अभी 1600 के पास में है, इट्स अ बाय। अच्छा ठीक है। तपन सर मुझे एक बार ना आईटी स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए। आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त मूव है, 0.2% के आसपास आईटी इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। मैं कहीं सर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये मेंशन था कि स्पेशली कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज हैं छोटी छोटी हैदराबाद में और बेंगलोर में, जहाँ पर आप देखेंगे तो जो एम्प्लॉय एडिशन है वो काफ़ी रैपिड पेस पे होता हुआ नज़र आ रहा है। अब रिपोर्ट ये बता रही है सर कि कंपनियाँ क्या कर रही हैं, अमेरिका में अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फायर करके और इंडिया में उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो चल रही है, और बड़े बड़े
पैमाने पर हम देख रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर जो भर्तियां हैं वो आईटी कंपनियों की ओर से देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन उतनी भी वर्स नहीं है एआई की वजह से जितना हमने सोचा था, और कंपनियां इस चीज़ को बनाने में लगी हुई हैं कि जो एआई के साथ इक्विप्ड नए जो टैलेंट है इंडस्ट्री के अंदर वो सस्ते दाम पर मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस में जो हमने भारी भरकम पैकेज पे लोग रखे हुए हैं। तो इसको बाजार कहीं ना कहीं आई थिंक सेंस पॉजिटिवली कर रहा है। प्लस जो यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो भारत के दौरे पर आए हुए हैं, उनका भी यही बयान है कि जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट फिनिश लाइन पर है। तो सर आईटी स्टॉक्स पर आपका इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या व्यू बन रहा है? देखिए आईटी स्टॉक्स में दो चीज़ है, एक है कि आप शायद यहाँ से गिरेगी नहीं लेकिन यहाँ से कंसोलिडेट होंगे ज़्यादा, और मुझे वो लेवल लग रहा है कि यहाँ से शायद हम लोग गिरे नहीं, या तो थोड़ा और गिरे या तो कंसोलिडेट एक ही रेंज में 15-20% के रेंज में आईटी सेक्टर घूमता रहे। मैं ओवरऑल में आईटी की बात कर रहा हूँ। आप जो बात करें कि छोटी कंपनीज, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ क्या होता है कि उनका ऑपरेशन इतना कम होता है कि इजीली दे कैन मैनेज, और प्लस एआई एनेबल सॉफ्टवेयर मोस्टली अभी सब लोग वही ला रहे हैं। तो छोटे छोटे जो कंपनियां होती है ना वो एआई एनेबल, एक जैसे आपने कहीं जीएसटी में गए तो जीएसटी रिलेटेड एआई सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने लीगल में गए तो लीगल रिलेटेड एआई सॉफ्टवेयर बना दिया, वैसी कंपनियां चलेगी। प्रॉब्लम वो है कि वो सब लिस्टेड नहीं होती, ठीक है, उस तरह से। अब हम लोग जब लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑलरेडी तामझाम करके बैठे हुए, ऑलरेडी बड़ा वर्कफोर्स है। अभी जो आएगा ना वो पूरा एडजस्टमेंट पीरियड आएगा नेक्स्ट साल, 1 साल 1.5 साल तक, कि एडजस्टमेंट करेगा कि भाई जो प्रोडक्ट पूरे रिवैम्प करने हैं और फिर वो वापस सेल में लाएंगे, फिर वो उसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर, फिर मार्जिन, तो वो सब टेस्टिंग, वो सब होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप काफ़ी सब एंट्रो जैसे इन्फोसिस ने एंट्रोपिक के साथ कोलैबोरेशन किया है, वो मुझे यहाँ लग रहा है कि ये फेज थोड़ा लंबा चलेगा, और यहाँ आपको 1-1.5 साल पता नहीं चलेगा कि आईटी कहाँ जा रहा है या सही में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एआई का इम्पैक्ट इतना पता नहीं चल रहा है। सो मेरे हिसाब से उस लेवल पे अगर आप एज ए इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप चाहते हो कि आपके पास क्लैरिटी आए, वो सबसे पहले। अगर मैं मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में या मेरे क्लाइंट के लिए मैं स्टॉक लेता हूं तो मुझे क्लैरिटी सबसे ज्यादा, जहां मुझे क्लैरिटी नहीं है मैं वहां कभी हाथ ही नहीं डाला। पिछले 1 साल से मैं आईटी के ऑलमोस्ट हमारे कोई स्टॉक नहीं रखे, और मैं हर प्लेटफॉर्म में बोलते भी आ रहा हूँ कि इसमें मत इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आती तो क्यों जाना है। मेरा टेक वो है, शायद करेगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, तो क्लैरिटी आने में टाइम लगेगा, और मैं देखूंगा 1-1.5 साल में कौन विनर आता है, क्या कोई छोटी कंपनी विनर बन के निकले, फिर जाके इन्वेस्ट करे। हाँ 15-20% महंगा लेंगे लेकिन क्लैरिटी तो उस लेवल पर मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो अभी वो समय आपका क्लैरिटी का नहीं है, एंड दैट इज व्हाट आई फील। और यहाँ अनसर्टेनिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई मैं ये आईटी सेक्टर को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अनसर्टेनिटी है जिस वजह से आप इस सेक्टर को अवॉइड करने की बातचीत कर रहे हैं। तपन सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, मुझे ना आप ओएमसीज पे आपकी राय दीजिए। जो 1 महीने का हमें वेवर मिला है या छूट मिली है कि हम रशिया से तेल खरीद सकते हैं, उसके बावजूद आप देखिए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल दिखाइए, ये तीनों स्टॉक सर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं आज, भले ही 1-1.5%, 1.25% तक गिरे हुए हैं। सर वैसे तो ये राहत की बात है, फिर इन शेयरों में ये मौका बन रहा है सर अगर गिरे हुए मिल रहे हैं तो? नहीं देखिए, ऑफ कोर्स ऑयल अगर प्राइस बढ़ता है तो रिफाइनरीज को फायदा होगा, ओएमसी के लिए नेगेटिव होता है। अब ओएमसी का जो बेस्ट दौर था वो $60 टू 68 के डॉलर या $70 के बीच में जब ऑयल था, और हमारी भी काफ़ी टाइम मैंने बात की थी, मैंने बोला था कि अगर 70-75 क्रॉस करता है तो ओएमसी के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब वही चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट ओएमसी ने कमा के दिए। अगर हम लोग बीपीसीएल देख ले, एचपीसीएल देख लो, इंडियन ऑयल देख ले, वो सब ने बहुत अच्छा कमा के दिया। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग जल्दी ही $60-65 या 60-70 के बीच में जाएंगे। तो बेस्ट टाइम ऑफ ओएमसी अनलेस ऑयल रिवर्स इज गॉन। ओके, अब आता है टाइम रिफाइनरी का। अब रिफाइनरी में शायद रिलायंस हो, ओएनजीसी हो या ऑयल इंडिया, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी फायदा होगा अगर ऑयल सस्टेनेबल ऊपर रहा। लेकिन अगर यहाँ से अगर 2 वीक 3 वीक में वापस फिजल आउट हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। देखो कोई भी पीएनएल में, कोई भी इन सब कंपनीज के पीएनएल में इम्पैक्ट कब आएगा? जब 2 वीक 3 वीक तक एलिवेटेड ऑयल प्राइस रहते हैं, तब तक एडजस्टमेंट होता है। So we have to see, but for me, OMC का best time is over unless oil reverse हो। रिफाइनरी का आई थिंक अगर 1 वीक और खींचा, फिर आप रिफाइनरीज में आप प्रॉफिटेबिलिटी गुंजाइश बढ़ जाएगी, और इसमें अगर टॉप पिक हो गए तो ओएनजीसी और रिलायंस होंगे जहां उनको फायदा ज्यादा हो सकता है।
चलिए ठीक है सर, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए सर। थैंक यू जिन भी संदीप स्टॉक्स पर बातचीत हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? जी। आज जो भी स्टॉक्स में बात हुई रियल हमारे का क्लाइंट्स के फ्यूचर पोर्टफोलियो वैल्यू में हो सकते हैं, और मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। थैंक यू संदीप जी फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच सर, विश यू अ वेरी गुड डे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वीले मैम, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। मैं कुछ दर्शकों के सवाल भी लूंगा, लेकिन कुछ एक स्टॉक जो कि ज़्यादा एक्टिव है ना, वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। एक ज़रा ना आप एसोसिएटेड अल्कोहल्स देखिए, 784 रुपये का प्राइस है, आज 3.5% ऊपर है। इसमें क्या करना चाहिए लिकर स्टॉक्स में? एडीएल ना, एबीडीएल? एसोसिएटेड अल्कोहल्स। नहीं नहीं, देखो ओके। वो जो आप कह रही हैं वो अलाइड ब्लेंडर्स है, एबीडीएल जो है, ये और एसोसिएटेड अल्कोहल्स है। ये है, यस यस यस, मिल गया 780, बाय कर सकते हैं संदीप जी, पॉसिबल है, इसमें बाइंग ली सकती है आज के दिन में। और जो इस स्टॉप लॉस हमको मेंटेन का है, तो वो स्टॉप लॉस अगर आप इसको 700 पर ले रहे हैं, लेते हैं पहली बार, और अगर आप इसको 780 पे ले रहे हैं, तो आज वो इसमें 730 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एंड लाइकली लेट मी चेक इसका आज का सर्किट क्या है, एक सेकंड। गुड। ये जो सर्किट की रेंज में है ना, वो भी बहुत बड़ी है। तो वैसे तो वो 900 की है, तो क्योंकि हम 780 के आस ले रहे हैं, तो एक से टारगेट पहले हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ पर आप 820 रुपए, 820 या 30 एक्चुअली, तो 820 का पहला टारगेट मान के चले। दूसरा टारगेट आपको 905 का भी दिखना चाहिए, इंट्राडे में पॉसिबल है। 10 दिन को लेके चले तो आराम से दिख ही जाएगा। तो स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करना है वो 730 का, बाइंग जो है वो 780 के पास की है, टारगेट जो है 820 से करके 905 के है, और वो इंट्राडे से लेकर के आपके 10 दिन का ही है। उसी हिसाब से आप तो यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। आज हम देख रहे हैं कि कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर है मैम। अगर आईटी बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से एक है, तो प्राइवेट बैंक हुए या फिर जो पीएसयू बैंक हैं, उनमें आज प्रेशर साफ तौर पे दिख रहा है। उसको आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा है 2% के आसपास की गिरावट के साथ। आप तो लगातार कह ही रही हैं कि एसबीआई में काफ़ी अच्छा मौका है, मुनाफा वसूली कर लीजिए जिनके पास भी है। तो बैंकों का अच्छा दौर खत्म हो चुका है, जैसे हम अभी तपन सर कह रहे थे ओएमसीज को लेकर? नॉट एग्जैक्टली, बट इट्स जस्ट लाइक कि देखिए इस पर तो चलेगा, बट जैसे मेरे पास में 10-15 सेक्टर्स हैं, तो सेक्टर रोटेट जरूर होती रहती है। तो एक जैसे बैंकिंग में बढ़िया की, मे बी पीएसयू बैंक ने बढ़िया किया, तो प्रॉफिट बुक नाम की जो चिड़िया है वो अभी वही है जहाँ पे प्रॉफिट हो। तो क्योंकि अभी दूसरे सेक्टर्स में के जितने भी फंड्स मैनेजर होते हैं, इस चीज पर फोकस रखते हैं कि कहाँ हम थोड़ा पैसा निकालें, की प्रोबेबिलिटी वो रखी है सामने, तो कहाँ से पैसा निकाले कि पैसा दूसरी जगह पर अगर हम रूट करते हैं तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो विद व्यू पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा बुकिंग सेलेक्टिवली, सभी स्टॉक्स में, यहाँ पे मौका ही नहीं है वहां नहीं, तो पीए बैंक्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। बट इन ऑल अगर मैं आज पीएसयू में प्रॉफिट बुकिंग की, पिछले हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग की कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साल का नजरिया है। एक साल पर ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो अभी आपके लिए पीएसयू बैंक जिनमें भी बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, लाइक अगर कहीं पर भी आपको पिछले 3 महीने 24% से 20% ज्यादा का गेन है, वहां पर कॉशियस हो जाओ, पर पोजीशन हल्की करो, ढूंढो कि कहां पर आपका और ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्राइवेट पॉकेट में आपको जैसे कोटक बैंक, एचडीएफसी नाम है, कुछ अच्छे नाम। पीएसयू में आपको पीएनबी, सेंट्रल बैंक अच्छे नाम है, तो रोटेशन कर लीजिए अगर आपको बैंकिंग में ही रहना है तो, क्योंकि बैंकिंग का पैसा भी स्टॉक में घूमता रहता है, राइट, और सेक्टर और बाकी दूसरे भी अवेलेबल हैं। चलिए ठीक है, परफेक्ट है, ये बैंकों की बातचीत होगी। एक दो स्टॉक और देख लें। आज हाँ जी, आज डिक्सन टेक पर भी नजर बना के रख सकते हैं। करंटली ट्रेडिंग है 10,240, मोस्ट लाइकली है, मतलब अगर हम इसमें सिर्फ यहाँ से 1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन कर, जिस 9,000, तो बहुत लाइकली होगा कि हम 1100 से लेकर के 13,000, 1100 नहीं, 11,000 से लेकर के
13,000 के भाव को दिखा सकता है। एक ये जो निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो रिस्पेक्ट प्ले करना था, आई वाज लाइक कि थोड़े उठते हैं, हफ्ते 10 दिन के भी प्राइस वही मिलेंगे। दिस इज द टाइम, देखिए प्राइस वही है, बस समय समय की बात है। तो अब आप इन एंट्रीज को लेंगे तो आप 9,000 रुपए का स्टॉप लॉस डिफाइंड है, आपके टारगेट भी डिफाइंड है, इस अटेम्प्ट को अब कर लेना चाहिए। तो नौ यहाँ हाँ जी 9,000 पूरा स्टॉप लॉस कह रही हैं आप? 9,000 का स्टॉप लॉस है, विच इज लाइक 1,200 पॉइंट का लॉस है। लेकिन पहला टारगेट उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, दूसरे टारगेट का वेट करिएगा ट्रेलिंग के साथ में। ठीक है, तो 11,000 13,000 के टारगेट के लिए डिक्सन टेक में आप खरीदारी कीजिए। 10,240 के आसपास अभी है, 9,000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दूसरे टारगेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। इस बीच बाजार आप देखिए 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ स्टेबल होने की अब कोशिश कर रहा है। आईटी थोड़ा सा हल्का हुआ है हाई लेवल से, लेकिन अभी भी करीब 1.5% के आसपास ही गेंस बचे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ एक्शन काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है वहाँ मैं आपसे राय लेता हूँ, लेकिन दर्शकों के सवाल भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल हम तक पहुँचे ना मैम, उसमें अगर हम पहले अपने प्राइम मेंबर्स की बातचीत करें तो जो प्राइम मेंबर्स के सवाल आए हैं उनमें, अरे ये मुकेश कुमार महतो जी का सवाल है, उन्होंने कई बार पोस्ट कर दिया, इतना लंबा सवाल है, कई बार पोस्ट हो गया। सबसे पहले नैन्सी जी का सवाल है, ये कह रही हैं एसोसिएटेड एल्कोहल जी, तो मैं पूछ ही चुका हूँ कि ये अच्छे लेवल्स पे है क्या, आपका व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म में भी इंटरडे व्यू ऑन अदानी पोर्ट्स। तो हम एसोसिएटेड एल्कोहल्स की बात तो कर चुके हैं। अदानी पोर्ट्स देखिए, अदानी पोर्ट्स कल काफ़ी अच्छा चला था मैम, कल टॉप गेनर्स में शामिल था निफ्टी के। ये इंटरडे व्यू के हिसाब से पूछ रही हैं कि अदानी पोर्ट्स कैसा लग रहा है आपको? मैं अडानी पोर्ट इंट्राडे में प्ले करने से बचती हूँ, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है और उसको हैंडल करना इज लाइक मैं शो पर नहीं रहूंगी। ठीक है, चलिए आप स्टॉप लॉस शॉर्ट वगैरह टर्म को ठीक से मैनेज करेंगे तो ही आप इसको, हाँ ये तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म व्यू में लिख दे सकती हूँ आपको, बट हाँ इंट्राडे प्लीज जी। तो इंट्राडे में अगर आप इसको बाहर है, प्लीज मेक श्योर करिएगा कि जो इंट्राडे लो है 1450, दिस शुड बी द स्टॉप, और उसी के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन आप बनाते हैं विद इंट्राडे व्यू, जिसमें कि पॉसिबली आपके लिए टारगेट 1,510 का, दूसरा 1,570 का बन सकता है। इंट्राडे व्यू ही है ये। तो रही बात शॉर्ट टर्म का, ये तो हो गया इंट्राडे के हिसाब से। और अगर आप एक टर्म एस्पेक्ट से पूछे तो आज खरीदिए 14 रुपए तक, और थोड़ा बहुत ऐड करने के चांसेस कम है, लेकिन 1,350 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा और यहाँ से 1,600 लेकर के 1,800 के टारगेट मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखिए। ये शॉर्ट टर्म 3 महीने का है। अच्छा ठीक है। अच्छा, वॉलेटिलिटी में ये कह रही हैं कि ओएनजीसी अगर फ्लक्चुएट करता भी है तो इसकी रेंज क्या रह सकती है, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, वाइड रेंज की अगर हम बात करें तो? ओएनजीसी, ओके, ये मतलब इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि वोलेटिलिटी तो रहेगी। और कल भी आई वाज लाइक एक घर में थी तो ओएनजीसी हो तो यार अगर आप 200 के आसपास के भाव पर हो, 278 भाव पर हो, तो 200 पैसा कहाँ है, अब डिपेंड करता है कि कितनी है, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। सो आंसर आपका यही है कि एक अपसाइड के लिए 280 एंड डाउन साइड के लिए 260, तो कम ये 200 पॉइंट की रेंज ही बनते हैं। परसेंटेज वाइज अगर आप इसको समझना चाहें तो ऊपर की तरफ से इज लाइक 1.5-2% एंड करंट प्राइस इज लाइक डाउन साइड में लगभग 5%। इन एंड आउट 10% से बाहर करंट नहीं जाएगा ये। सो 280 260 रेंज में ये कुछ दिन और वाला है। एंड इफ यू आर इन्वेस्टर, इसको बारीकी से नोटिस और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से ही इनमें आप पैसा लगाइए। लॉन्ग टर्म में भी देखिए मोमेंटम बनता है ना, तो कब हम कहते जरूर 1 साल के ऊपर की आपकी पोजीशन सोच के चलो, बट वो जल्दी हो जाता है, तो वहां पर आपको अपना पिट लेना है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ओएनजीसी पर आपको राय मिल गई। एक बार मैम श्री रेणुका शुगर्स भी देखिए, डेली लाइफ के नाम से हमारी एक दर्शक हैं, ये कह रही हैं कि अंबाला मैम का व्यू दिलवा दीजिए श्री रेणुका शुगर्स पर। इसमें 22.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, 25 रुपए की बाइंग है। मैंने पहले भी रिकमेंड करके रहा है ना, 1 पैसे से 25.99 से स्टॉप टारगेट इसका हिट नहीं हुआ। 26 रुपए का क्योंकि पहला रेट था, तो नॉट अ हार्ड लक, फिर से जाएगा। तो 22.5 रुपए का प्लस है, डू मेंटेन इट। लेकिन अगर साइड फिर से अगर ठीक ठाक हो जाए, शायद थोड़ा सा इसके लिए रिलीफ उनकी बात हो, बट क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वापस से बातचीत हो रही है वो परसेंटेज को लेकर के, तो इसमें का है आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर, टर्म मीडियम इन्वेस्टमेंट के तौर पर 22 रुपए का स्टॉप लॉस रखो एंड होल्ड योर शेयर। ठीक है। जतिन दवे जी कह रहे हैं कि मेरे पास आरआर काबिल हैं 1553 के रेट पर, 250 क्वांटिटी इनके पास है मैम। दूसरा एंटीलोपस भी है, मैं उसकी बातचीत करता हूं, तो 1553 पर लिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे है इनके प्राइस से, 250 क्वांटिटी है, क्या करना चाहिए इनको?
RR केबल आपने इतने ऊपर लिया, इन्होंने 1500 ही बोल रहे हैं ना। 1553। हाँ मतलब ये तो मेरा टारगेट था ना 1560 ने बहुत ऊपर इसको बाइंग किया है। बट एनीवेज देखिए अब की आप टारगेट के ऊपर है और मनी ने मेंबर्स को ट्रेड मिला है, तो आप लोग एक स्टैंडर्ड थिंग बोल रहे हो, एक सिंपल स्टेटमेंट बोल रहे हो। अगर आप वीडियोस को में देख रहे हैं एंड यू आर सीइंग वो ट्रेड जो दिया गया, वो रिकमेंडेशन या जो व्यू रखा गया, इट इज इंचिंग टुवर्ड्स फर्स्ट टारगेट, वहां एंट्री मत हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, तो अगर आप ऐसे करेंगे आपका बहुत खराब रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। और गलती से अगर स्टॉप लॉस आपके हिस्से में अगर स्टॉप लॉस आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? तो ऐसी गलतियों से बचिए। वेल RR केबल अगर आप चाहें तो आप इन्वेस्टर के तौर पर रख के चल सकते हैं। अभी इसमें एक मौका और आपको मिलेगा कि 1600 रुपए, मतलब इन्वेस्टर की नजर से देखिए तो 1600-1800 का भाव है और 6 महीने भी नहीं लगे एक्चुअली, तो आप इसको फिलहाल होल्ड करके रख सकते। स्टॉप लॉस 1430 का होगा। 1430 का स्टॉप लॉस लगाकर आप जतिन जी बने रह सकते हैं। इनके पास मैम एंटीलोपस भी है, ANTELOPUS। एंटीलोपस कह रहे हैं कि मेरे पास 500 शेयर है 607 रुपए के रेट पर, 3 महीने का व्यू पूछ रहे हैं और स्टॉप लॉस भी चाहिए इनको। 3 महीने का व्यू? आप तो पूरा रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं, सर्विस ज्वाइन कर लो हमारी। जोक से ऑल राइट, तो 3 महीने के से यस ये 570 पर है। इट्स आप यहाँ पर एक छोटा रिस्क तो लेते हैं, बट यू शुड टू कीप योर स्टॉप लॉस अभी स्मॉल। अपना स्टॉप लॉस को बहुत ही छोटा रखिएगा, कीप योर स्टॉप लॉस एज यू कैन। जो कि यहाँ पर कम से कम कंडीशन में भी 485 है, तो आप 580 पर ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। Are you able to manage it? If the answer is yes, then think of the target जो कम से कम आपको 640 onwards up to 800। टारगेट्स भी बड़े हैं, स्टॉप लॉस भी बड़ा है। So what should you do in these such cases? आप वहां पर अपना एक्सपोजर आधा करके पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और स्टॉक ठीक चल पड़ेगा। तो एक्सपोजर लेकिन आधा करना कि कंपैरेटिवली स्टॉप लॉस परसेंटेज बड़ा है। ठीक है मैम, एक बार ना आप इंडिगो और LNT पे मुझे बस इतना बता दीजिएगा, छोटा सा आंसर, कि अभी बाय करना है या रुकना है। दोनों अभी भी गिरे हुए 2.5 से 3.25%। इंडिगो नहीं, मैं तो इंडिगो के लिए मेरे ख्याल से मैंने 41 वगैरह का भाव बोला ही है कि आना है, तो उसके लिए थोड़ा रुक जाते हैं। और ये एक जरूर है, मतलब आज ये 4400 पर है, खरीदना मत खरीदो क्योंकि 4% ही आपको मिलेगा, बट डाउन इज मच डीपर, तो थोड़ा सा चाहिए और डिस्काउंट मिलेगा। और 4100 से 42 रेंज पर वैसे बड़ा डिफरेंस बचा नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे सो दिस अ टाइम, क्योंकि डाउन साइड के लिए 5% ही दूर से, अगर आप वो मैनेज कर सकते हो, वहां पर 10% ऐड कर सकते हो तो करो, लेकिन 4200 4100 जो मस्ट बाय कंडीशन वाली बनता है, तो सोच के डिसीजन आप ले सकते हैं। द पीपल हु आर बाइंग टुडे, उनके लिए 4600 से लेकर 4700 के भाव आ जाएंगे, तो रिस्क आप अपने पर्सनल एपेटाइट के हिसाब यहाँ पर देखना है। डाउन साइड ज्यादा बची नहीं है, लेकिन अगर 5-6% और डिस्काउंट मिलता है तो बढ़िया बात है। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था? दूसरा मैम LNT था, जिसका मैं चार्ट देख रहा था। 4 तारीख को ना इसने 3760 रुपये का लो टच किया था। अभी आप देखेंगे ये स्टॉक 3965 के आसपास है, तो 200 रुपये के आसपास अभी भी बन रहा है लोअर लेवल से, जहां इसने लोस टच किए थे। आज ये 4000 के ऊपर भी था, 4015 का लेवल भी हमने देखा। तो LNT में किस तरह से पोजिशनिंग होनी चाहिए उनके लिए भी, जो नीचे लेकर बैठे हुए हैं और जो नया खरीदना चाहते हैं वो भी? जो नीचे लेकर बैठे हुए हैं, जस्ट होल्ड योर पोजीशन, एंड दो पीपल हु आर लुकिंग बाय, जिन्होंने कुछ भी मिस किया तो वो खरीद सकते हैं। देखिए एल समथिंग दैट मतलब आप ऐसे बोलिए कि अगर आप आज ले रहे हैं ना, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे वो तो फायदा लेंगे ही, बट इन बिटवीन जर्नी आप भी इसका फायदा लेंगे उस ग्रोथ का। अगर आपको भारत की ग्रोथ पर विश्वास, एक्सपेंशन बोर्ड पर विश्वास है, देखिए कोई भी आता है भी जाता है, लेकिन जस्ट थिंक ऑफ द इंडियन एंगल कि क्या ग्रोथ है। तो अगर इसका जवाब मेरे लिए तो हाँ, आपके लिए भी अगर हाँ है, फिर आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। योर ट्रेड, होल्ड योर इन्वेस्टमेंट इन दिस, ये अच्छा चल सकता है। टू बी स्पेसिफिक, मैं आपको ना छोटे टारगेट देने की इच्छा नहीं है, बिकॉज जो यहाँ पर बड़ा मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, देन व्हाई यू आर गोइंग टू लॉक योर इट इन अ स्मॉलर परसेंटेज। तो यहाँ से आप ऐसे समझिए कि ये आज चल रहा है 3900 3000 के रेंज में। इट इज द काउंटर विच इज लाइकली इन विद इन 1 और 1.5 आवर ईयर 1 से 1.5 साल में मोस्ट लाइकली ये 5000 तक चलने वाला काउंटर है। और इस तरह से आप इसमें लगभग 30% आसपास 25% का गेन बना पाएंगे। और एक लार्ज गैप है, इस तरह की कंपनीज में इतना गेन
अच्छा ही माना जाता है। तो आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए और भी चाहिए, वो दोनों गुण मिल जाएंगे इसको। तो फिलहाल जो है वो होल्ड करिए। ट्राई करना चाहते हैं, जस्ट हैव एन इन योर माइंड कि आपको 3,500 ही खरीदना पड़ेगा अगर आप माइंड सेट ऐसा है, अच्छा वाला स्टॉक क्योंकि। और अगर आप इसको 3,900 पे खरीद रहे तो भी गुड है। और मेरे ख्याल से 100 भी आया था डिस्कशन में, मैंने सेम ही स्टेटमेंट दिया था कि आपको 3400 पर भी अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे 3700 पर भी अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि थोड़ा ऊपर हो गया तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शेयर दिया ताकि आप मिस ना करें। ठीक है, एक बार ना मझगांव डॉक दिखाइए। मझगांव डॉक में अभी आप देखेंगे तो आपको 8% से ज़्यादा की मजबूती नजर आएगी। कल भी आप देखिए 8.8% की क्लोजिंग थी ऊपर इसमें, और एक महीने कर दीजिए इसको। एक महीने में आप देखें ना मैम, तो ये स्टॉक अभी, मैं इसका चार्ट ही देख रहा था, 4 तारीख की क्लोजिंग है 2165 रुपये की, और आज आपको देखिए ऑलमोस्ट 2565 दिख रहा है। 400 रुपये का मूव इसने 2 दिन में ही दिखाया है। तो मैम ट्रेडिंग के नज़रिए से जिसने नीचे लिया था केवल, क्या वो मुनाफा वसूली कर सकता है? नहीं। और संदीप जी, कल की हमारी रिकमेंडेशन में ये रहा है, मतलब वेयर आई वाज लाइव कल भी, तो वहां पर भी मस्टॉक में ये ट्रेड दिया था और 24 टारगेट था, 2650 का भी दूसरा टारगेट है विच इज लाइकली टू हिट। तो आप अपनी पोजीशन को अभी भी कर सकते हैं। नाउ ट्रेडिंग के मायने से डेफिनेटली रहा है, बट इफ यू आर थिंकिंग किया मैं आज खरीद के मुझे इसमें बन जाएगा पैसा, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ व्यू से, तो उसका जवाब हाँ है। तो आप देख के डिसीजन ले लीजिए आप। लेकिन ये मैं नहीं लगता उस कंडीशन में कि आपको लेकर आज भी 4-5 महीने के लिए रख पाते हो ना, तो ये अभी भी ठीक है क्योंकि आपका risk बहुत ही छोटा बनता है। अब भी 100% के रिस्क पर हो, जब साइड इज लाइक 15 to 40%। सेम चार्ट है जीआरएससी का, ये भी 4 तारीख को आप देखेंगे ना 2310 रुपये था, आज आपको ऑलमोस्ट 2550 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें मुनाफा वसूली कर लें? नो। जीआरएससी तो आप सुबह ही आज ही डिस्कस किए ना कि अब भारत फोर्ज के साथ में जीआरएससी में एंट्री बन सके, तो इसमें भी आपको बने रहने की सलाह है। देखिए वैल्यू बाइंग की एक अपेक्षा जरूर थी, बट जहां पर आपको लग रहा है कि वो वैल्यू से ज्यादा एक ब्रेकआउट हो सकता है, कि वो सेंटीमेंट बदल गए हैं क्योंकि नीचे स्टॉक नहीं आता हुआ लग रहा है, यू शुड थिंक ऑफ टेकिंग दैट। डर लग रहा है तो एक्सपोजर कम करो, बट एंटर करने की कुछ तो करिए। तो फिलहाल इसमें सेम व्यू है, डोंट बुक योर प्रॉफिट इफ यू हैव ट्राई टू एंटर बिकॉज इट इज वेरी कैप्ड एट 2250। इतना ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अपसाइड के लिए मैं जो अभी सुबह बात हो चुकी है, फ्लैट ही खुला था, बट फिर भी जो फर्दर टारगेट है अभी आपको 2640 से लेके आराम से, मतलब 2900 तो कहीं नहीं गया, ये तो मिनिमम है जो आना चाहिए। सो यू हैव मिस्ड द प्रीवियस एंट्री, एंटर कर सकते हैं। इफ यू आर होल्डिंग इट, डू होल्ड इट। इफ यू वांट टू ऐड इट, ऐड करो। और दूसरी बात, ये तो हो गए शॉर्ट टर्म, ये स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेजेस है। ये बात एम्फसाइज करके मैंने इसलिए बोला है भाई मेरे, जब जब ये होता है ना, आई मीन मैं थोड़ा ही मतलब ये जब जब होता है तो एक इसकी हिस्ट्री है, एंड दैट हिस्ट्री इज बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब जब ये स्टॉक अपने 2 दिन के मूविंग एवरेज पर आया, थोड़ा बहुत डाउन जरूर गया, लाइक 15 से 20 टन, बट उसके बाद इसने ना, हमारी भाषा में कभी बोलते हैं कि झंडे गाड़े हैं, क्योंकि उस बाद मार्च 2025 से जुलाई 300% का गेन है ऑलमोस्ट। और फिर अगर आप उसके अलावा दूसरी, मैं रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ ताकि लोग इस इंपॉर्टेंस को समझे। फिर एक बार मार्च में, वैसे मार्च में ही आता है ये हर बार, तो ये भी आप नोटिस करने वाली है। फिर मार्च में एक बार वापस से जब 2025 में 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास था, देन वहां से भी 150% के बने थे। अभी ये फिर 2000 जब हम 26 में है और मार्च में है, अभी फिर से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास में, पहले 300% का गेन दिया, फिर 150% का गेन दिया। अब कम से कम 75 तो देगा, कम से कम 50 तो देगा गेन। उसके गेन आपका रिस्क 15% है। तो आप एंगल से देखिए, मतलब अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढो, मिलती हैं। ठीक है, ओके। एक और एक ऐसा ही चार्ट दिखाता हूँ। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें ना, तो हमने मझगांव डॉक डिस्कस किया, हमने जीआरएससी डिस्कस किया। मैं केवल ट्रेडिंग के एंगल से पूछ रहा हूँ, जितने भी मुनाफा वसूली की बात कर रहा हूँ। आप, मुझे पता है इन्वेस्टमेंट का व्यू बता रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ ट्रेडर्स को, अगर इन्होंने 2 दिन पहले लिया है, क्योंकि 4 तारीख को जैसे ही होली खत्म हुई ना, उस दिन गुलाल खत्म हो गया मार्केट से, ग्रीन आने लगा मार्केट में। कल तो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी। और ग्रीनरी अगर आप देखना चाहते हैं ना किसी स्टॉक में, वो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखिए 2.25% के आसपास का मूव आपको अभी स्टॉक में दिखेगा। और मैम अगर मुझे सही याद है, शायद संडे को भी हम बात कर रहे थे, जब हम वो वीकेंड के दौरान बातचीत चल रही थी, 1307 रुपये के आसपास का लो इसने टच किया है इसी हफ्ते में, और 1307 से चलते चलते ये 1413 रुपये आ गया था। 100 रुपये का मूव इसने विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, 2 या 3 दिन में ही दिखाया है। हाँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं मुनाफा वसूली केवल उनके लिए जो ट्रेडिंग के व्यू से एंटर करते हैं, उनके लिए पूछ रहा हूँ, मैं निवेश के लिए नहीं पूछ रहा हूँ।
मत करो। मतलब ये तो एक ऐसा भाव है जिसमें कि मतलब वो तो ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो रिलायंस को अगर आपको वापस 1300 पे लेकर के आना है तो आप समझ लीजिए क्या दोबारा वॉर होंगी? नहीं होंगी। एक चीज के लिए प्राइस दो बार नहीं टूटता। तो वो चीज का हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग रखिए। और मैं नहीं, देखिए कभी कभी ही मौके मिलते हैं इस तरह के लार्ज कैप स्टॉक्स में, हर बार एंट्री के मौके नहीं मिलते। आप मिड कैप स्मॉल कैप्स में आप ढूंढ सकते हैं, बट व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग लार्ज कैप स्टॉक लाइक लाइक एल&टी या फिर टीसीएस या फिर रिलायंस, ये किसी बड़े रीजन से ही टूटेंगे और वो बड़े रीजन कभी कभी आते हैं। तो उस चीज को समझ के आप अपनी पोजीशन को अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर 1370 पर रखिए ताकि आपका ज्यादा नुकसान, प्रॉफिट कम ना हो जाए। नुकसान तो हो ही नहीं रहा वैसे भी, क्योंकि हमने तो बोला ही था कि आप इसको 1400 से 1350 1320 की रेंज तक भी बाय करना। और मैंने एक सवाल भी दिया था कि जब रिलायंस आपको 1400 पर अच्छा लग रहा है तो 1320 पर क्या बिगड़ा उसमें? तो वो एक बढ़िया बाइंग है। एंड आई होप कि लोगों ने उस चीज को समझा और बाय किया हो। अब नहीं किया तो करो, मतलब देखिए समझिए, बाकी पोजीशन आप होल्ड करके रख सकते हैं। हाँ, 1370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ना, होल्ड योर पोजीशंस। ठीक है, परफेक्ट है। दो स्टॉक्स और मैम बताइए। एक तो तेजस नेटवर्क्स जिसमें बहुत अच्छा मूव आ चुका है, 500 रुपये का लेवल भी पार हो गया था इसमें। आई थिंक आपने बीच में 450 पौने 500 के आसपास मुनाफा वसूली के लिए भी कहा था। तो अब जिसके पास है या फिर हायर लेवल्स पे अगर गलती से कोई फंस गया है तो उसके लिए भी बताइएगा। एक तेजस नेटवर्क्स है और एक शेयर और है, हाँ, फोर्स मोटर्स। ये भी स्टॉक आप देखिए, कल क्या हुआ, दिन के दौरान ऐसी खबर आई कि सेबी ने इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है। एक तो स्टॉक में जो मूवमेंट है उसको लेकर और दूसरा इनके कुछ रिजल्ट्स को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगे गए हैं सेबी की ओर से। कल हायर लेवल से 6% फिसल गया था और आज भी देखिए 3.5% के आसपास ही कमजोरी है। अगर मुझे सही याद है 25,000 का लेवल भी हाल फिलहाल पार कर गया था। तो फोर्स मोटर्स में 26,450 से टूटता ये 21,000 के भी नीचे आ चुका है। इसको लेना है या फिर ये टच में नॉट है? अभी नहीं लेना है। एंड संदीप जी, उस दिन फोर्स मोटर का नाम भी नहीं आ रहा था, मतलब डिस्कशन में नहीं थे, जानबूझ के फोर्स मोटर का नाम भी लिया था कि इसमें पिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। द लेवल वाज 25,600 समथिंग। फिर उसके बाद फिर से एक बार मैं बोला था कि आप इसको अभी भी 25,000 पास में है, प्लीज बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि इसमें गिर आ सकती है। वाई आई वाज सेइंग दैट ऑटो सेक्टर में एक दिख रहा था कोटेशन आएगी और उसमें फिर उसी में से आते हैं जब आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा हो। तो ये सारी चीजें थी, ध्यान से सुनेंगे तो वहीं अपॉर्चुनिटी और वहीं पे प्रॉफिट कहाँ से निकालकर अपॉर्चुनिटी को लेना है वो भी लोगों को समझ में आएगा। वेल, नाउ कमिंग बैक टू दिस, मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि 20,000-21,000 के आसपास जब आए तो एक रिव्यू करेंगे लेना है या नहीं। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, अदरवाइज लोग इसको मिस जाते थे, मतलब या फिर जल्दी एंट्री ले लेते थे। तो अभी भी इसमें एंट्री नहीं लेना है आपको। इसमें लेने के लिए आज भी अगर ये 3-4% रिकवर कर जाए, मतलब वापस बाउंस कर जाए, तो डरना नहीं, क्योंकि इसको कम से कम आपको 19,000 के भाव पर है, विच इज अगेन 1,150 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट प्राइस। तो थोड़ा वेट करो ताकि ये भाव आए और आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो फिलहाल के लिए आप बाइंग रडार पर रख सकते हो, बट नॉट डोंट बाय एट दिस प्राइस, वेट फॉर द 19,000। इस बीच में दो स्टॉक्स पर अपडेट है। सोलार इंडस्ट्री, पिछले हफ्ते 4-5 दिन पहले सोलार इंडस्ट्रीज मैंने 14,300 के इस रेंज के आसपास दिया था। मैं बोला भी था कि हमने अपने मेंबर्स को भी दिया है। सो हैविंग सेड दिस, 15,500 वाज आवर फर्स्ट टारगेट, जो अभी 9:47 पर अचीव हो गया है। तो अगर आप लोग भी उस पोजीशन में हैं, थैंक यू। तो अगर आप लोग उस ट्रेड में हैं, इट इज अ सजेशन कि आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट को बुक करो, बट आई एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर फ्रॉम सोलार इंडस्ट्रीज। और इसमें एक्सक्लूसिव ये सारी चीजें जो, मतलब इसमें एक एडवांटेज है, तो उसको अगर आपको भुनाना है, डिफेंस पर एक बार नजर डालिए। डिफेंस इंडेक्स आई सेट, जब आपका डिफेंस लगभग 7,200 पर था, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स 8,500 जाएगा। आज आप उसको चार्ट चेक कर लीजिए, 8,500 जा चुका है। एंड यहाँ से अब एक और नई रैली की शुरुआत है। दैट मीन्स निफ्टी इंडेक्स को अगर आप ट्रैक करते हैं, सो यू कैन चेज 8,900 कम से कम, एंड 9,000 के भाव को आप निफ्टी डिफेंस इंडेक्स पर ट्रैक कर सकते हो। ईटीएफ्स को प्लान करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में प्रॉफिट बुकिंग चाहिए टाइम से टाइम, वो आप कर सकते हैं तो बढ़िया। अगर आप सोलार इंडस्ट्रीज आज बुक नहीं कर रहे हो, ये अच्छा परसेंटेज है वैसे तो,
लेकिन अगर आप आज बुक नहीं करें तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको ये पोजीशन फिर 17,000 से 18,000 के लिए भी होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट योर स्टॉप लॉस विल बी एट 13,000। मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आए हुए प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होते हुए देखना कर सकते हो, तो ही आप अलग से 15% का गेन देख पाओगे। सो ऑन अ वेरी क्लियर नोट, टेक योर डिसीजन नाउ। और दूसरा दूसरा डेटा पैटर्न, मतलब मैंने सुबह भी बोला था ना कि डेटा पैटर्न चल जाएगा, एंड सी इट इज अभी डेटा पैटर्न फिर से 3,580 के ऊपर निकल गया है, तो चलेगा। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो उसको होल्ड करिए, और भी इसमें मौका है। और जिस तरह से डेटा पैटर्न का देखिए, मेजर क्लाइंट इसके डिफेंस वाले ही हैं ज्यादातर, तो डिफेंस में अगर मजबूती है तो डेटा पैटर्न तो रहेगी। ट्राई टू टच उन डॉट्स को मिला करके देखेंगे ना तो आपको फायदा मिलेगा। कई बार क्या होता है कि ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्री या स्टॉक्स उतने नहीं चलते, बट उन्हीं ऑटो सेक्टर की जो स्टॉक्स है अगर आप उनको देखो, जो उनके लिए ओईएम करते हैं, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री के ग्रोथ को चेज करने का मौका है। सिमिलरली डेटा पैटर्न्स यहाँ पर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसको चेज ये कर रहा है, तो आप उस एडवांटेज को अगर आपको लेना चाहते हैं तो प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, ओके। तेजस नेटवर्क्स रह गया मैम। तेजस नेटवर्क देखिए, आज की डेट पे मुझे महंगा लगता है। आपको खरीदना है तो सस्ता खरीदो, और अभी ये महंगा है। मतलब मैं अभी इसको, अगर ये आज 550 भी चला जाए तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। यहाँ पर इसको सस्ता होना चाहिए, एंड अप टू 440 के आसपास तो कम से कम आना चाहिए, और अभी 480 पर है, सो डोंट बाय। इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज मैंने ही खुद ही बता दिया है, तो फिलहाल के लिए ये अभी महंगा है। एंड इफ यू आर ऑन हायर प्राइस, यू आर मिस्टेकन, डोंट डू सच मिस्टेक्स प्लीज। मतलब ऐसी गलतियां मत करिए जो पैसे से महंगी पड़ी। तो अभी ये आप निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर द टारगेट, जो मैंने आपको बताए थे कि अगर आपको 1 साल या 6 महीने का व्यू लेके चले तो 650 और 700 भी आएगा, वो नजरिया है तो होल्ड कर जाओ। बट आपका रिस्क देख लीजिए, 3 दिन में ये स्टॉक 50% का गेन दिया है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। सही है, परफेक्ट है। तो अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए या मैनेज कर सकते हैं, तो तेजस नेटवर्क्स क्या आप सोलर इंडस्ट्रीज़ को भी होल्ड कर सकते हैं, जहाँ पर टारगेट हिट हुए हैं 15,500 के। इसमें आप देखेंगे तो अभी भी 17,000 से 18,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं, बशर्ते आप 13,000 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बने रहें। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जिन पर आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और डिफेंस वाले स्टॉक्स, चाहे डेटा पैटर्न्स हो, मजगांव डॉक हो, GRSE हो, इनमें आपको बने रहना चाहिए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी आपको बने रहना चाहिए। इनमें आपको फिलहाल मुनाफा वसूली नहीं करनी चाहिए। तो हॉट स्टॉक्स को हम इसी के साथ यहीं पर विराम देते हैं, बढ़ते हैं IPO वाले सेगमेंट की तरफ। वाह, क्या IPO है! दो IPOs हैं मैम जिसके ऊपर खास तौर पे बातचीत करनी है। एक IPO है जिसका आखिरी दिन है, वो है सेडमेक मैकाट्रॉनिक्स का। कल तक यानी कि दूसरे दिन तक देखें तो आधा ऑलमोस्ट ये सब्सक्राइब हो चुका है। 1287 से 1352 का इशू प्राइस, इसका प्राइस बैंड है। 1087 करोड़ रुपए का इशू है, बड़ा इशू है, लेकिन कंपनी को कोई रकम नहीं मिल रही, पूरी तरह से OFS का पार्ट है इसमें। और ग्रे मार्केट प्रीमियम में आप देखें ना, एक समय ये बढ़कर 33 रुपये हो गया था। कल बाजार में सेंटीमेंट सुधरा था, तो उस हिसाब से ये 1385 के आसपास लिस्ट हो सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। अब ये नेगेटिव जोन में पहुंच गए, 5 रुपये, 1347 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। अभी तक का आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा केवल QIBs यानी कि जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी ओर से ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस वजह से ये आधा आपको बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल ऑलमोस्ट एब्सेंट है, और NII का भी ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। आपकी राय मैम इस IPO को लेकर? आज मैं OEM को लेकर ही बातें कर रही थी, मतलब बातों बातों में OEM का नाम आया था। तो सेडमेक जो ये कंपनी है, स्पेसिफिकली जितने हमारे 2 व्हीलर इंडस्ट्री जैसे कि TVS के साथ हीरो मोटर्स और रॉयल एनफील्ड, सब कंपनीज के लिए कंपनी OEM का करती है, जिसमें इंजन्स, अलग अलग तरह के इंजन्स जो कि इसमें यूज होते हैं, उनमें इसका मेजर सप्लाई है या मेजर मैन्युफैक्चरिंग बोलना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अ गुड बेट इफ यू आर एन इन्वेस्टर। स्पेसिफिकली अगर आपको इस चीज पे विश्वास है कि इंडिया की जो EV इंडस्ट्री है उसका पेस जो है ग्रोथ का वो आगे बढ़ेगा, इफ यू आर समवन हु बिलीव दिस,
I believe this. तो if you are someone की जो जो conventional method of engine से या फिर जो इंडस्ट्री थी जिसमें कि पेट्रोल डीजल वाले इंजन से शिफ्ट ईवी की तरफ जाएगा, अगर आप इस चीज से भागता रखते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं. दिस इज समथिंग जो कि विद टाइम ग्रो कर सकता है. नाउ हैविंग सेड दिस, इसका जो प्राइस बैंड है संदीप जी, प्राइस बैंड थोड़ा सा ना महंगा लाए. अगर ये आप नहीं, ये लोग प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा लाए. काश ये प्राइस बैंड अगर 800-900 की रेंज में होता तो ये एक बहुत अच्छा आईपीओ रह सकता था. बट क्योंकि 1287 1350 की जो रेंज है ना, ओएफएस के लिए थोड़ी सी महंगी लगती है. एंड दूसरा जो इसकी पीर्स है, अब इसका पीर्स का साथ में कंपटीशन अच्छा है. हालांकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एग्जैक्ट नहीं है लेकिन है. अभी बॉश जैसी कंपनीज का नाम वहां पर आता है जिसमें थोड़े बहुत प्रोडक्ट वो भी इन कंपनीज को सप्लाई करते हैं. तो अगर या फिर सोना कॉम्स जैसी, सोना बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनीज, बीएलडब्ल्यू कंपनीज का नाम आता है, तो फ्यूचर में अगर इनको मतलब ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, पुरानी है, अगर ये कंपनीज उन जिन प्रोडक्ट्स में ये है पर्टिकुलर, अगर वहां पर वो अपने एक्सपेंशन को प्लान करते हैं तो जाकर थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम हो सकती है. बट एज ऑफ नाउ क्योंकि ओईएम्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसीलिए ये ओएफएस है, पुराने जो इसके प्रोमोटर्स हैं उनको एग्जिट है ये. तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी की जो पोजीशनिंग है, इट्स लाइक मैं इसको और किसी एग्जांपल से दे सकती हूँ आपको. आप इसको हुंडई के एग्जांपल से, जैसे हुंडई जैसा आईपीओ था, वो बड़ा था साइज में, आप इसको एलजी इंडिया के आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं, जहां पर ओएफएस आ रहा है, यानी एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड अपनी उस पोजीशन को बनाने की कोशिश कर रहा है. मैंने इन्वेस्टर की भाषा में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है. तो ये पैसा कंपनी की ग्रोथ में नहीं जाएगा. सो व्हाट आर द टेकअवेज? टेकअवेज ये है, अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पर इसमें पैसा लगाना चाहते हो, लगा सकते हैं. बट अगर आप सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लाइकली है कि आप 5-10% का प्रीमियम लिस्टिंग देख पाए. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्केट के सेंटीमेंट उस समय खराब रहे, यानी निफ्टी अगर आपका 1-1.5% के डिक्लाइन पर हो रहा है, तो उस समय पॉसिबल है कि आपको अप टू 7% का रिस्क लेकर के दिमाग में चलना पड़ेगा. सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, तो आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं. चांसेस है कि इसमें आपको प्रीमियम लिस्टिंग 5-10% नहीं बताना होता, बट चांसेस है कि आपको इसमें थोड़ा सा प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन एट द रिस्क ऑफ 7% डिस्काउंट पर आप इसमें पैसा लगा सकते हैं. However, if you want to hold for investment, it's a good pick. Something इसमें सेम कॉन्फिडेंस आता है जैसे कि मेरे को टेनको इंडस्ट्रीज में था इंडिया में. तो वैसे से ही ये कुछ कंपनी है जो विद टाइम आपके पैसे को, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसमें आपका पैसा बना कर दे सकती है. सो व्यू क्लियर है. इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करिएगा. आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको फॉलो करिए. परफेक्ट है. अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं, वरना अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है. वहाँ पे पैसा बनने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा, जैसा हमने टेनको क्लीन एयर के केस में बनता हुआ देखा था. वहाँ पर दो गुना होने का अनुमान था. वहाँ पे पैसा बन भी रहा. आई थिंक 400 रुपये के आसपास का उसका इशू प्राइस था, 600 के आसपास वो शेयर था कभी पिछले कुछ दिनों में. तो वहाँ पर 50% पैसा बन भी रहा था. एक मैम राजपूताना स्टेनलेस करके कंपनी है जो कि सोमवार को खुलने वाला है, 9 से 11 मार्च तक रहेगा. छोटा प्राइस बैंड है 116 से 122 का. 250 करोड़ रुपए के आसपास का इशू है. कंपनी के पास जो रकम आ रही है 179 करोड़ की और 76 करोड़ रुपए का इसमें ओएफएस भी है. तो इस आईपीओ को लेकर हालांकि ग्रे मार्केट अभी तक सुस्त है, मतलब कोई रिस्पांस नहीं है. ₹0 का यहाँ पे ग्रे मार्केट में प्रीमियम है. इस कंपनी के बारे में अगर आपने रीड किया हो, इसके बारे में कुछ है आइडिया कि पैसा लगाना चाहिए या नहीं? एक्चुअली ये आपके इसमें भी नहीं आ रहा है ये, मतलब मैं जीरोधा में ट्रैक करती हूँ चीजें, तो जीरोधा की आईपीओ लिस्ट में भी नहीं है ये. ऐसा क्यों? मैं आपको एक्चुअली वही पूछने के लिए कोशिश कर रही थी, क्योंकि आपने जो सुबह बताया ना क्या कि स्टील वाला भी एक आईपीओ है, तो वहां पे मुझे दिखा ही नहीं. वेल, नो इश्यूज. देखिए आईपीओ का साइज छोटा है, लगभग 250 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ आ रहा है, जिसमें कि जो फ्रेश इशू का जो साइज है वो बहुत छोटा है. तो ज्यादातर मतलब अगर मैं वैसे देखूं तो इट्स अ मिक्स. और जहां पर आपका मिक्स आईपीओ है तो वहां पर आपको और 2-3 चीजें डेप्थ में जाकर देखनी है. नंबर 1, इंडस्ट्री. स्टील इंडस्ट्री है, ट्यूब्स, ये सब चीजें बनाती है, टीएमटी पाइप, ये सब चीजें बनाती है, तो इंडस्ट्री ठीक ठाक है. और डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक डिमांड को एक सप्लाई बूस्ट मिल सकता है. तो इस चीज पे एक पॉजिटिव थिंग आती है. दूसरा, प्राइस बैंड इज काइंड ऑफ अच्छा होता है ये प्राइस बैंड. मतलब अगेन अगर ये 90 के अंदर रहता, बट इट इज लाइक 116 से 122 की रेंज का आईपीओ है ये. थोड़ा सा यहाँ पर इसके पॉइंट्स कट करने चाहिए अगर रेटिंग देनी है तो. बट ऑन दी अदर थिंग्स, आई मीन
कुछ अब ठीक है, आईपीओ जब इन्होंने 120 की राउंड फिगर की बात करते हैं, अगर ये प्राइस बैंड इन्होंने लाया है तो क्या इनके नंबर्स, इनका आरओसी क्या इस चीज को जस्टिफाई करता है? फिर ये चीज हमको देखनी है एज एन इन्वेस्टर कि ये क्या सिर्फ एक ट्रेड बेट यानी आईपीओ प्रीमियम लिस्टिंग बेट होनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट लायक कुछ है इसमें। तो एसेट्स अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छे पेस पर, मतलब हेल्दी पेस है, ये 8 से 12% के पेस पर इनकी एसेट्स ग्रो हो रही है। बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो उस पेस पर नहीं दिखी, लेकिन बोरोइंग्स में एक जंप आया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक और चीज जो देखनी है कि हमारी टोटल इनकम पर क्या असर पड़ा है इन सब चीजों का, मतलब हमने एसेट बढ़ाए, हमने बोरोइंग्स बढ़ाए, अल्टीमेट क्या होना चाहिए कि हमारा टोटल इनकम क्या कह रहा है, क्या कहानी है। तो 2023 में इट वाज लाइक 950 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर वो 915 के करोड़ में जाकर के सिमट गया, फिर वो 9,37 करोड़ के रेवेन्यू पर, इनकम पर जाकर सिमट गया। और एज ऑन सितंबर 2026 मेरे ख्याल से ये 1000 या 950 करोड़ के आसपास का इनका टोटल जो है इनकम रहेगी। तो यहाँ पर एक हेल्दी बैलेंस शीट जो है मुझे दिख रही है। अब दूसरे जो चीजें हमको यहाँ पर एक 2-3 चीजें और देखनी चाहिए। आज मैं ये जानबूझकर इस इंडस्ट्री के लिए कुछ जो मैट्रिक्स हैं उनको हाईलाइट कर रही हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा डिटेल में ये बात नहीं करती क्योंकि कोई एक्सप्लेन कर देते हैं, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्मॉल साइज कंपनीज ये चीज जरूर देखिएगा। और स्पेसिफिकली जब आप ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के किसी आईपीओ को एप्लीकेशन में ला रहे हो, ऑलराइट, और उसमें जब कॉम्बिनेशन हो तो अगर आप पीई रेशियोज देखेंगे तो अभी इसका पीई अगर आप देखोगे तो पोस्ट आईपीओ इज गोइंग टू बी लाइक 20। तो पीट्स की आईपीओ क्या पीट्स इतनी ज्यादा है, इसी के आसपास है, तो काइंड ऑफ ये बहुत महंगा आईपीओ नहीं लाए हैं। एंड दूसरी चीजों को देखते हुए आरओई ये बहुत अट्रैक्टिव है संदीप जी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस है। मतलब अगर आप देखेंगे तो मार्च 2025 में इट वाज लाइक 20%, बढ़िया है, इसमें स्मॉल स्केल की कंपनीज के लिए इट्स गुड। दूसरा अगर आप सितंबर 2025 तक की बात करेंगे तो भी वहां पर एक अच्छा खासा लगभग 14% प्लस ही था। अगेन फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी इट्स अ गुड आरओसी, जो आरओई है जो ये मेंटेन कर रहे हैं। इन एंड ऑल जो इसका टेक अवेज निकलते हैं, इंडस्ट्री एक कमिटेड इंडस्ट्री रहेगी फ्यूचर में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसको बूस्ट मिले। ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बनेगा, सेंटीमेंट ट्रिगर बनता है। आईपीओ साइज उतना महंगा नहीं है लेकिन थोड़ा सा अपर साइड है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बट छोटा आईपीओ साइज है, बढ़ जाएगा। समराइजिंग इन शॉर्ट, एप्लीकेशन करना चाहिए और एप्लीकेशन के बाद भी थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो, तो आप इसको थोड़ा होल्ड करके चलिएगा, जिसमें कि आपको 140 रुपए से लेकर के 150 का जंप दिख सकता है। दूसरी जो बात है मेटल्स का जो एडवांटेज है सेंटीमेंट वाइज इन कंपनीज को मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी। सो आप इसमें एप्लीकेशन करें। मेरी कोई पर्सनल एप्लीकेशन में नहीं करूंगी, इट्स अ स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। सिमिलर वीडियो जो हम यहाँ पे बात करें मेंबर्स के पास जरूर जाएगी, बट आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर दिस। तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं और सेकेंडरी मार्केट में भी इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें आप ज़रूर पैसा लगाइए, 140 से 150 रुपये तक ये स्टॉक जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो प्राइमरी मार्केट से जुड़ा एक खास सेगमेंट, इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। वाह, क्या आईपीओ है। एक आखिरी सवाल मैम, इससे पहले कि मैं शो को वाइंड अप करूं, एक तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, वीकेंड है सामने, खबरें हैं, वॉर का भी सिचुएशन चल रही है। रेलवे स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए मैम। पिछले कुछ मिनटों में आरवीएनएल, इरकॉन और जुपिटर वैगन्स, इनमें बहुत शार्प सर्ज आया मैम। इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जहां पे मौके बन रहे हो, कोई एक? जुपिटर वैगन अनडाउटली यस, आरवीएनएल मतलब डबल यस। देखिए ये मौके हैं, आप मौकों को पहचान के अगर आप काम करना चाहें तो आप एंट्री बनाएंगे। मतलब बस इतना ही रखिए कि जब मौका आए तब नहीं डरना है और चीजों को पहले से सेलेक्ट करके रखो। रेलवे, एनर्जी, रियल एस्टेट सेलेक्टिवली, ये सब डिफेंस सेलेक्टिवली, ये सब ऐसे स्टॉक्स बनेंगे जो कि आपके लिए पैसा बना करके दे पाएंगे। बचना किससे है? थोड़ा सा ऑटो से बचो, थोड़ा बैंकिंग से बचो। बाकी ये सारे स्टॉक्स जो आईटी, अगले हफ्ते में आपके लिए आईटी भी बड़े दरवाजे खोलेगा। अब वापस आ रही हूँ रेलवे काउंटर्स पर। आरवीएनएल अभी 296 पर है, इट्स अ गुड बाय। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं फॉर दैट मैटर। अगर आप अभी एंट्री बना रहे हैं तो कम से कम 310 का और लगभग 340 का भी टारगेट आपको आ जाएगा। और ये उतना ही टारगेट है जिसमें जनरली लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से 1 साल या 6 महीने में मिलता है 12% का।
और स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। जिस सेटअप को बाय कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की तो बात नहीं मतलब कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे लो शुड बी योर स्टॉप लॉस, विच इज 275। सो बहुत क्लियर कट कंडीशन में अपने सेटअप्स को ट्रेड करना है, तो स्टॉप लॉस की भी प्रायोरिटी तवज्जो उतना ही दीजिए कि आप फंस ना जाए किसी भी एंगल में। और रही बात बाकी दूसरे स्टॉक्स रेलवे के, तो संदीप जी ये मौका है, मैं बस इतने कहने पर ही मैं इस स्टेटमेंट को अबाउट द रेलवे ये कंक्लूड करूंगी कि ये जो वैल्यू बाइंग आज आपको मिल रही है ना, आप दुनिया में कुछ भी कहे, देखिए आपको खुद देखना है कि क्या उसमें वो सच में वो वैल्यू है, शुड आई ट्राई इट। और अगर आपको उसका जवाब हाँ मिल जाता है तो मतलब जस्ट कट द नॉइज एंड ट्रेड और इन्वेस्ट व्हाट यू सी व्हाट यू बिलीव। मुझे तो ये सभी काउंटर्स आज की डेट में इट्स अ वेरी वैल्यू पिकिंग थिंग, आप इसको डेफिनेटली आप इसको मिस नहीं करने चाहिए। कम से कम सभी स्टॉक्स लाइन से अगर खड़े कर देंगे ना, तो आप 12 से 25-30% के प्रॉफिट तो मतलब इट्स लाइक ऐसे ही मिलेंगे। रही बात स्टॉप लॉस, तो रीसेंट क्लोज बने उनका स्टॉप लॉस लगाइए, रिस्क बहुत डिफाइंड है। 12 से 30% तक प्रॉफिट बनेंगे और रीसेंट लो को आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और आप कह रही कि आरवीएनएल सबसे बढ़िया लग रहा है आपको इस पूरे सेटअप में? ऐसे नहीं, आपने दो स्टॉक्स के नाम लिए इसलिए मैंने वो बात कर दी। अदरवाइज जेडब्ल्यूएल, यस, अदरवाइज जेडब्ल्यूएल इज दी, दोनों में से जेडब्ल्यूएल ज्यादा अच्छा है। और एक स्टॉक आप आईआरसीटीसी ने स्टॉप लॉस ले लिया था मेरा, एक टारगेट दिया वो जाने दीजिए, लेकिन आईआरसीटीसी ने एक बार हमारा एक स्टॉप लॉस ले लिया है 570 पर, और वापस से आज ये वहीं आकर के खड़ा भी है। तो IRCTC is also good counter, JWL is also good counter। टीटागढ़ में अगर आपको मौका मिले डिस्काउंट पर खरीदने का, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड काउंटर। और आज सब चल रहे हैं, मतलब आज के व्यू को ट्रेड कर रहे हो कि आज इनमें मजबूती आई है, तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इंट्राडे का लो ही होना चाहिए सभी काउंटर्स पे। बट इफ यू आर रियली थिंकिंग टू इन्वेस्ट, थोड़ा सा बड़ा सोचो, मतलब 10-1% का रिस्क दो सभी स्टॉक्स में लाइन से, बट आपको रिवॉर्ड भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, परफेक्ट है मैम, बहुत शुक्रिया आपका आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर? यस, देयर वर मेनी स्टॉक्स संदीप जी, जो मैंने यहाँ पर आपके शोज में आज कल या इससे पहले कुछ दिनों में भी शेयर किए थे। सिमिलरली स्टॉक्स हमारे मेंबर्स के पास डेफिनेटली हो सकते हैं। वन गुड एग्जांपल इज डेटा पैटर्न्स एंड सोलर इंडस्ट्रीज, एंड देयर आर मेनी लाइक दैट। तो सिमिलर व्यू जो मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ, वेयर एवर आई गेट अपॉर्चुनिटी, वो सभी जगह पर सेम होता है। और हमारे मेंबर्स के पास, हमारी जो कम्युनिटी है उनके पास ये ट्रेड रिकमेंडेशन के तौर पर हो सकते हैं। अगर डेरिवेटिव या कैश मार्केट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी स्टॉक को रिलेटेड व्यू होता है। बट टू बी स्पेसिफिक, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो मैंने आज आप लोगों को एज ए रिकमेंडेशन या उसके ऊपर अपना व्यू रखा हो। डिस्कशन तपन जी जरूर बात कर रहे थे कि पारस डिफेंस का नाम आता है ना, आई एम होल्डिंग दैट स्टॉक। बाकी तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। बी अपॉर्चुनिस्ट, समझते हुए काम करिए और उनको भुनाने की कोशिश करिए। आपदा में ही बड़े अवसर होते हैं, लेकिन आपदा में पहले बचना फिर अवसर ढूंढना, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, विश यू अ वेरी गुड डे। थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।